जहर है, अब जहर पिएंगे तो कभी ना कभी तो आपको नुकसान करेगी। का पड़ोसी भी अगर सिगरेट पी रहा है तो भी आपको नुकसान होगा, तो आप पिएंगे तो आपको कैसे नहीं नुकसान होगा। बिटवीन अल्कोहल एंड स्मोकिंग probably smoking is worst। जिनसे इलाज की गुहार कर रहे होते हैं उन्हीं से झगड़ा कर रहे होते हैं, और या डॉक्टर से आदमी दूर भाग रहा होता है कहीं ना कहीं। डॉक्टर्स भी आपके उसी सोसाइटी से आ रहा है जिसमें आप बैठे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि करप्ट डॉक्टर्स नहीं होंगे या अनएथिकल डॉक्टर्स नहीं होंगे, डेफिनेटली होंगे। काम में इतना ना बिजी हो जाए कि अपने लिए समय नहीं, देयर इज नो शॉर्टकट टू हेल्थ। हार्ट को हेल्दी कैसे रखें? देखो, हार्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन है कि जब से आप पैदा हुए हैं तब से लेके मरने तक उसको धड़कते रहना है। ये जो हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं कितनी टाइप्स की होती हैं? कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, जो जन्मजात हार्ट की बीमारियां हैं, जो बचपन से होती हैं और बड़े तक रहती हैं। डायबिटीज है, स्मोकिंग है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, कितने डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं? तो 10 to 20% आपकी डाइट हो जाएगी, 20% आपके एडिक्शंस हो जाते हैं। एवरीथिंग प्लेज इट्स पार्ट। बाईपास सर्जरी और ओपन हार्ट सर्जरी, कौन सा ट्रीटमेंट यूज किया जाता है? तो हार्ट अटैक का वन ऑफ द वर्स्ट प्रेजेंटेशंस जो है वो कार्डियोजेनिक शॉक है। ऑल्सो एक चीज और कहने की बात है कि हिंदुस्तान पर से की जो पॉपुलेशन है, जो खुद ही रिस्क ज्यादा है हार्ट की बीमारियों का कंपेयर टू द अमेरिकन पॉपुलेशन या अफ्रीकन पॉपुलेशन। नमस्कार सर, कैसे हैं? सर पहले तो ये बताइए कि कैसा लग रहा है मुझे, मतलब अभी हमने जितने भी लोगों के साथ पॉडकास्ट किया है, जितने भी डॉक्टर्स हैं अभी फर्स्ट हमारे पास कोई कार्डियोलॉजिस्ट के साथ मुझे बैठने का अवसर मिल रहा है, तो पहले तो उसके लिए आप आए, उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद। माय प्लेजर। तो सर आप पहले तो ये थे कि डॉक्टर मासूद सर की ये जर्नी कैसे चालू हुई? आई टोल्ड यू, आई कम फ्रॉम अ फैमिली, मेरा जो परिवार है वो शिक्षकों का परिवार से है। अच्छा। फॉर 4 generations वी हैव बीन टीचर्स। बढ़िया। अलग अलग किस्म के टीचर, कोई स्कूल का टीचर, कोई इंजीनियरिंग के टीचर, इस तरह से रहा है जी। तो हमारे परिवार में शिक्षा के ऊपर शुरू से ध्यान रहा है। पैसे बहुत नहीं थे और गरीबी भी नहीं थी, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, बट एजुकेशन तक बहुत ज्यादा स्ट्रेस था। एवरीवन वांटेड टू गेट एजुकेटेड, सबको था कि पढ़ना है, कुछ ना कुछ करना है। हमारे पूरे परिवार में कोई डॉक्टर नहीं था, क्योंकि पढ़े लिखे लोग बहुत थे, पोस्ट ग्रेजुएट्स, डॉक्टरेट्स बड़े पढ़े थे, डॉक्टर कोई नहीं था। तो हमारे फादर ने आफ्टर 10th हमें पूरा पुश किया। नॉर्मली जब आप 10th क्रॉस करते हो तो डिसाइड करते हो कि क्या करना है, इंजीनियरिंग करें या मेडिकल करें। उस पॉइंट पे हमारा कोई डिसीजन नहीं था कि हम ये करना है या वो करना है। तो ही सेड बिकम अ डॉक्टर, तो हमने कहा चलो, उनके पुश की वजह से हम इसी फील्ड की तरफ बढ़े। ओके। फिर मैं कोचिंग करने के लिए कोटा चला गया था। उस जमाने में कोटा में कब की बात है ये 2006 से 8 के बीच की बात है, 2 years। वहाँ 10th के बाद ही चले जाते हैं लोग, वहीं पे कोचिंग भी करते हैं, वहीं पे स्कूलिंग भी करते हैं, वहीं पे एजुकेट हुआ, वहीं पे कोचिंग हुई। लकीली MBBS में हो गया था, विदिन 2008 में हो गया। तो वहां से जर्नी स्टार्ट हुई, चलिए। ओके। सो भैया, मतलब आप जब MBBS हुए सो कार्डियक में आने का कैसे कि इसी इसमें जाना है? मुझे कार्डियोलॉजी में इंटरेस्ट था बनाया। जब मैंने MBBS खत्म किया तो मुझे ये ध्यान हो गया था कि मुझे जनरल मेडिसिन ही पढ़नी है। सर्जरी या ऑर्थोपेडिक्स इस तरह की ब्रांचेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेडिसिन में डायग्नोस्टिक एस्पेक्ट सबसे ज्यादा होता है कि चीजों को पहचानना, बीमारी को पहचानना, इसके ऊपर सबसे ज्यादा मेहनत की जाती है। तो ये मेरी एरिया ऑफ स्ट्रेंथ लगता था कि ये चीज मैं अच्छे से कर सकता हूँ। तो आई वेंट इनटू जनरल मेडिसिन से MD किया। MD करने के दौरान इंटरेस्ट डेवलप करता है आपका कि ये चीजें थोड़ी ज्यादा अच्छी लगने लगती। तो उस जमाने में मैं कार्डियोलॉजी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, इन दोनों में बड़ा इंटरेस्ट आने लग गया। और फाइनली कार्डियोलॉजी कैसे हुआ, तो इट इज जस्ट लक। या वंस आई गेव एन एग्जाम, उस समय जनरलाइज काउंसलिंग हुई कि आप सारी सीटें भर सकते हैं, हर ब्रांच भर सकते हैं, हर कॉलेज भर सकते हैं। पहली बार ऐसी काउंसलिंग हुई थी। तो हमने पढ़ा, उस हिसाब से पढ़ा, तो दोनों पढ़ा था, कार्डियोलॉजी भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी भी। डेस्टिनी ब्रॉट मी टू कार्डियोलॉजी। अदरवाइज उस साल से पहले तक आपको डिसाइड करके एग्जाम देना होता था कि आपको कार्डियोलॉजिस्ट बनना है या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बनना। आप एक ही सब्जेक्ट में एग्जाम दे सकते थे। वो पहला साल था जब नीट स्टार्ट हुआ था, नीट सुपर स्पेशलिटी, राइट। और हमारे आधे साल पे डिसाइड हुआ था। व्हेन आई जस्ट फिनिश्ड माय कोर्स ऑफ MD, उसी टाइम पे डिक्लेरेशन आया था कि अब से नीट होगा, एक यूनिफॉर्म एग्जाम होगा पूरे कंट्री के लिए और आप सभी ब्रांचेस के लिए एलिजिबल हो। तो डेस्टिनी ब्रॉट मी इनटू कार्डियोलॉजी। सो अगर हम लोग कार्डियोलॉजी की बात करें तो जैसे
जब मैं आपके साथ इंटरव्यू के लिए प्लान कर रहा था सर, तो मैंने बहुत सारे वीडियोस वगैरह देखे हैं। सो उसमें मैक्सिमम जो कन्वर्सेशन हो रहा है वो डाइट पर हो रहा है, कोई न्यूट्रिशनिस्ट आ रहा है, उसको कह रहा कि ये 10 चीजें कर लो, आपको कुछ दिक्कतें नहीं होंगी, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, और फूड और डाइट पर ही 10% या मतलब पूरा यूट्यूब, पूरा गूगल अगर मैं देखता हूँ तो उसी से भरा हुआ, बट उसके बावजूद बीमारियां तेजी से बढ़ती चली जा रही हैं। इसका क्या रीजन है? तो हमारी एक ह्यूमन नेचर है कि जो चीजें आसान होती है हम उसके तरफ आकर्षित हो जाते हैं, मेहनत से भागना चाहते हैं। खाना जो है वो हमारे दिनचर्या का सबसे आसान पार्ट है। खाना एक पैसिव जॉब है, एक तरह से आपको बस डाइट लेना है। तो हर कोई सोचता है कि बस डाइट करेक्ट कर लूं मेरी बीमारी ठीक हो जाए, और इसमें एक पूरी इंडस्ट्री चल बैठी है। हाँ। न्यूट्रिशनिस्ट की इंडस्ट्री है, कोई आपको कुछ एडवाइस करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई वेलनेस प्रोडक्ट्स बेच रहा है, कोई वेलनेस के टैबलेट्स बेच रहे हैं, कोई आपको ये सलाह देगा ये खाओ, ये सब्जी ना खाओ, ये सब्जी ऐसे खाओ, इसे 5 मिनट गर्म करो, इसे 6 मिनट गर्म करो, पानी इतना पियो, इस तरह का पानी पियो। पूरी इंडस्ट्री चल रही है, बट फैक्चुअली इससे आपकी बीमारियां कम नहीं हो रही, बढ़ती ही चली बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। क्योंकि खाने पीने का नो डाउट आपके शरीर पे इफेक्ट होता है, बट इट इज हार्डली 10 to 20% अगर लॉजिकली देखा जाए। आप काम क्या करते हैं, आपके वर्किंग कंडीशंस कैसे हैं, आपकी पारिवारिक जिंदगी कैसी है, जीवन में कितना स्ट्रेस है, क्या फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सांस जो हवा से ले रहे हैं वो कैसी है, पानी कैसा है, इन चीजों पे कोई चर्चा नहीं है। चर्चा है तो सिर्फ खाने के ऊपर है, क्योंकि खाना सबको बेचना है, अपने हिसाब से खिलाना है, अपना खाना खिलाना है, अपनी टैबलेट्स बेचनी है। इसी चक्कर में हमारा जो पूरा मेडिकल एजुकेशन का जो ज्ञान है जनरल पॉपुलेशन का, वो सिर्फ खाने की तरफ एक टनल विजन बन गया है कि बस हम खाना देख लें कि क्या करना है, बिल्कुल। बाकी हमें किसी चीज से कोई, और इन द लॉन्ग टर्म ये हमें नुकसान कर ही रहेगी, आगे और भी नुकसान। पहले आपने था कि ये जो हार्ट प्रॉब्लम्स होती है कितनी टाइप्स की होती हैं? लेकिन वैसे हार्ट की बीमारियां बहुत हैं। बैठ के हम लोग चर्चा करने लगे तो हजारों बीमारियां हैं, बट लोगों की जानकारी के लिए लेटर से 4-5 तरह की मुख्य बीमारियां होती हैं। और खास के हमारे जो पॉपुलेशन है उसमें जो आजकल बढ़ रखा है वो सबसे ज्यादा कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, जिसको आम भाषा में ब्लॉकेज की बीमारी समझते हैं। जो हार्ट है उसकी खुद की ब्लड सप्लाई के लिए, वैसे तो वो पूरे शरीर को खून देता है, लेकिन उसके खुद के खून के सप्लाई के लिए 3 आर्टरीज होती है। उन्हीं आर्टरीज में जो रुकावट होती है उसी को कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं, और यही जो है एंजाइना या हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट का रूप लेके बढ़ती चली जा रही है। हमारा प्रमुख फोकस जो है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज पे है। दूसरा हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज पे है, ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से जो हार्ट पे असर पड़ता है वो होता है। तीसरा कार्डियोमायोपैथीज है, यानी जो हार्ट के जो मसल्स की जो कमजोरी हो रही है अलग अलग वजहों से, कार्डियोमायोपैथीज पे। चौथी धड़कन की दिक्कत है, जिसको आम भाषा में कार्डियक अरेस्ट तो आप समझते हैं अचानक दिल की गति रुक गई। और 5वीं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, जो जन्मजात हार्ट की बीमारियां हैं, जो बचपन से होती हैं और बड़े तक रहती हैं। तो ये 5 ही कैटेगरीज हैं बीमारियां की, कि हार्ट की 5 तरह की बीमारियां होती हैं। इसमें हमारा जो मेन एरिया ऑफ कंसर्न है एज इंडियन दीस डेज, वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज पे। सीएडी जो है वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ा, बहुत तेजी से बढ़ा है, और कुछ हद तक कार्डियोमायोपैथीज यानी हार्ट फेलियर, तो हार्ट अटैक्स और हार्ट फेलियर जो है बहुत तेजी से पिछले इस डेकेड में 10 सालों में बढ़ गए। बाकी सब बीमारियां जैसे पहले थी लगभग वैसे ही चल रही हैं, कोई परसेंटेजेस में। मुझे सर अभी जो आपने बताया कि सीएडी है एंड जो 5 तरीके की आपने हार्ट प्रॉब्लम्स बताई, तो अगर आप पिछले 10 से 15 सालों में आपको क्या लगता है ये जो हार्ट डिजीज का पैटर्न है कैसे चेंज हुआ है? मैं जहाँ काम करता हूँ खुद भी जानते, कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट है कानपुर का, जी बड़ा सेंटर है यहाँ। वन ऑफ द सारे डिस्ट्रिक्ट्स के मैक्सिमम पेशेंट्स यहीं पहुँचते हैं। बिल्कुल। हार्डली भी 10 years हुए हैं पास हुए हुए, 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, कि उस जमाने में जो मैक्सिमम हार्ट अटैक के पेशेंट्स हुआ करते थे वो 55 to 65 के बीच के हुआ करते थे। बिल्कुल। उन दिनों रेयरली अगर पूरी कैथलिस्ट बनती थी तो एक मरीज मिलता था जिसकी एज 40-45 हो। फीमेल पेशेंट मिल गया तो आपस में चर्चा करते थे कि आज हमने 40 ईयर की एक फीमेल को हार्ट अटैक के साथ देखा। इट वाज सो अनयूजुअल फॉर अस। और आज आलम ये है कि वो शिफ्ट हो चुका है। मैक्सिमम जो कैथ लिस्ट बनती है, आज ऑपरेशन की लिस्ट बनती है, मैक्सिमम जो मरीज हैं वो 45 के आसपास के मरीज हैं, और महिलाएं जो हैं वो पहले से काफी बढ़ गई। तो ये डेफिनेट चेंज है एपिडेमियोलॉजी में, कि जो बीमारी 55-60 पे हुआ करती थी वो अब 40 से 50 के बीच में होने लग गई है। और जितना वो पुरुषों को
असर डाल रही है उतना ही अब महिलाओं से। सेम टू सेम लाइफ स्टाइल आजकल इम्पैक्ट, क्योंकि सेम लाइफ स्टाइल में दोनों लोग जी रहे हैं। मगर महिलाएं यूजुअली जो हार्ट अटैक की बीमारी है उससे थोड़ी बची रहती हैं ड्यू टू दी हार्मोनल नेचर। ओके, एस्ट्रोजन जो होता है वो थोड़ा प्रोटेक्टिव होता है, जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं वो हार्ट में ब्लॉकेजेस होने से प्रिवेंट करते हैं। तो यूजुअली मीनोपॉज तक हार्ट की बीमारियां बहुत रेयर हुआ करती थी पहले, जब तक मीनोपॉज नहीं होता। बट अब ये भी पैटर्न चेंज होता हुआ दिख रहा है। इवन यंगर फीमेल्स आर ऑल्सो टर्निंग आउट टू हैव कोरोनरी आर्टरी डिजीज। Still, the bulk is still the male patients, but females में भी धीरे धीरे बहुत तेजी से बढ़। ओके, सो अभी जब मैं रहा था तो उसमें लिखा था कि सर कार्डियोजेनिक शॉक एक्चुअली होता क्या है? आजकल ये बहुत ज्यादा उसमें है। क्योंकि मैं आपको हार्ट अटैक की बात की जी, तो हार्ट अटैक का वन ऑफ द वर्स्ट प्रेजेंटेशंस जो है वो कार्डियोजेनिक शॉक है। यानी हार्ट अटैक इतना बड़ा था राइट, और उसने हार्ट पे इतना गहरा असर डाला है कि हार्ट जो है वो पूरे बॉडी को सर्कुलेशन जो होता है उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा है, यानी ब्लड प्रेशर को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। तो इस वजह से वो शॉक में चला जाता है। खास बात यह है कि इतनी विकास होने के बाद भी कार्डियोलॉजी जो है पिछले 30-40 साल में बहुत बदल चुकी है। बट कार्डियोजेनिक शॉक को हम लोग अभी तक एड्रेस नहीं कर पाए कि एक बार हार्ट अटैक पड़ने के बाद अगर शॉक में मरीज चला जाता है तो बिना ट्रीटमेंट के मोर्टेलिटी 90% तक है, यानी 100 में से 90 मरीजों की जान जाती है। और एक बार शॉक शुरू हो जाता है तो एक सर्कल है, तो इसमें एंडलेसली मरीज डिटोरिएट करता चला जाता है। तो अभी भी कार्डियोजेनिक शॉक का बेस्ट इलाज जो कहते हैं वो प्रिवेंशन है, कि मरीज को वहां तक जाने ही नहीं दिया जाए कि वो कार्डियोजेनिक शॉक में चला जाए। और उसमें सबसे जरूरी होता है कि हार्ट अटैक का सही समय पे उपचार किया। एक बार मरीज कार्डियोजेनिक शॉक के साइकिल में चला जाता है तो जो भी उपलब्ध संसाधन है वो बहुत महंगे हैं और उनका आउटकम भी बहुत अच्छा नहीं है। आज भी इन स्पाइट ऑफ सो मच डेवलपमेंट बेस्ट इलाज यही है कि आप कार्डियोजेनिक शॉक में मरीज को ना जाए, इसका प्रयास करें। सर ये वर्स्ट मतलब जो आपने बोला कि ये जब इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं क्या कि बिल्कुल डायरेक्ट कैसे शॉक में मतलब चला जाता है? यूजुअली समय होता है, हार्ट अटैक शुरू होने के कुछ घंटे बाद मरीज जो होता है वो कार्डियोजेनिक शॉक में जाता है। ऐसा कॉमन नहीं है कि अभी हार्ट अटैक हुआ और 20 मिनट में कार्डियोजेनिक शॉक में चला गया। सो यूजुअली डिलेड ट्रीटमेंट वाले मरीज जो होते हैं वो कार्डियोजेनिक शॉक। सो अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ तो कितना पीरियड ऑफ टाइम के अंदर उसको एक एडवांस ट्रीटमेंट वाले हॉस्पिटल में पहुंच ही जाना चाहिए? इसके बारे में क्योंकि आप डिस्कशन कर रहे हैं तो बता दो कि यूपी गवर्नमेंट ने अभी एक स्टेमी केयर नेटवर्क चलाया है। स्टेमी केयर क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया में एक अच्छा प्लान है इनका। ये जैसे ही सीएचसी पे ईसीजी आती है, हार्ट अटैक की डायग्नोसिस कंफर्म हुई तो तुरंत लाइफ सेविंग दवाइयां देके उसको एक सेंटर पर पहुंचा दिया जाए, एडवांस सेंटर। ये फैक्ट है कि हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट आप हर जगह नहीं कर सकते, पीएचसी पे, सीएचसी पे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हर जगह नहीं कर सकते, क्योंकि हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट के लिए आपको कैथ लैब की जरूरत होती है जहां आर्टरीज को देखा जा सके, उनको खोला जा सके। तो धीरे धीरे ये कैथ लैब्स की संख्या बढ़ती चली जा रही है, अभी भी काफी कम है। तो जरूरी है कि जैसे ही हार्ट अटैक की डायग्नोसिस हो, ये फर्ज ना सिर्फ मरीजों का है, ये डॉक्टरों का भी है कि आपने डायग्नोस कर दिया हार्ट अटैक, आपने उसको उचित ट्रीटमेंट दे दिया, सही रेफरल देना भी आप ही का काम है। उसको वहीं बैठ के ट्रीट कर रहे हैं तो आप उसका नुकसान कर रहे हैं। आप उसको सही जगह भेजें जहां हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट प्रॉपरली हो सकता है, और प्रयास करें कि ये समय जो है 6 से 12 घंटे के अंदर पहुंच जाए। जब आप डिले करना शुरू करते हैं, और डिले दोनों तरफ से होता है, ये सिर्फ डॉक्टरों की डिले की बात नहीं है, मरीज भी डिले करते हैं, मैक्सिमम पेशेंट्स नहीं होते हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप एक कार्डियक सेंटर पर पहुंचे जहां कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध हो, ताकि आप आगे का काम। सर कई बार लोग हार्ट अटैक में तुरंत एस्प्रिन जैसी दवाइयां यूज कर लेते हैं और उसके बाद उन्हें लगता है कि अब कोई दिक्कत ही नहीं है, अब नहीं जाना चाहिए, तो क्या ये ठीक रहता है या नहीं? अब एक तो आपकी हार्ट अटैक की डायग्नोसिस बनाना ये आप खुद नहीं बना सकते हैं, ईसीजी और ब्लड की पैरामीटर जरूरी होती है। तो एक डॉक्टर आपको बताता है कि आपको हार्ट अटैक है या ना है। तो डॉक्टर ने कह दिया कि हार्ट अटैक है तो मात्र एस्प्रिन खा लेने से इलाज नहीं होता। ये बात सही है कि टाइमली एस्प्रिन जो है वो बहुत फर्क डालती है, बट ये उसका संपूर्ण इलाज नहीं होता है। तो एस्प्रिन तो देना ही है, समय पे देना है, लेकिन उसके बाद भी पूरे जो प्रयोग है उस पर जाना है, जो पूरी पाथवे है, डिसीजन पाथवे है, उस पर हमें जाना है, पूरा कंप्लीट करना है, अपनी बीमारी को जड़ तक जाना है, ये नहीं कि बस एस्प्रिन खा के रुक गए। सर जब मैं अपने हार्ट अटैक से रिलेटेड चीज पढ़ रहा था तो उसमें
पीसीआई, ईसीएमओ और इम्पेला जैसे एडवांस डिवाइसेस के नाम हार्ट प्रॉब्लम में बहुत सुनाई देते हैं। तो ये डिवाइसेस कैसे वर्क करते हैं? पर इसमें दो अलग अलग चीजें, पीसीआई को हम अलग रखते हैं, एक्मो इम्पेला को अलग रखते हैं। एक्मो इम्पेला जो है वो कार्डियोजेनिक शॉक को ट्रीट करने के लिए बहुत महंगे डिवाइसेस है, अप्रोक्सीमेट क्या कॉस्ट होती है? लाखों में चले जाते हैं, 4-5 लाख, उससे भी ज्यादा कम नहीं होंगे, काफी ज्यादा जाते हैं। और ये यूजुअली जो बड़े प्राइवेट सेंटर्स हैं या कोई गवर्नमेंट के बहुत बड़े सेंटर्स हैं वहीं उपलब्ध है। इनकी अवेलेबिलिटी काफी लिमिटेड है, तो इनका यूटिलाइजेशन जनरल पॉपुलेशन के लिए अभी नहीं है, बिकॉज इट इज टू कॉस्टली। पीसीआई जो है वो इफेक्टिव भी है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है और धीरे धीरे हर जगह आ रही है। पीसीआई यानी एंजियोप्लास्टी होती है, परक्यूटेनियस इंटरवेंशन है एंजियोप्लास्टी, जो बंद आर्टरीज है उनको खोलने का काम। और जैसा आपको कहा कि प्रिवेंटिंग कार्डियोजेनिक शॉक इज मोर इम्पोर्टेंट, यानी कार्डियोजेनिक शॉक में जाने से रोकना ज्यादा जरूरी है, तो ये काम पीसीआई करता है। अनफॉर्चुनेटली अगर हम पीसीआई नहीं कर पाते टाइमली या किस्मत साथ नहीं देती है और कार्डियोजेनिक शॉक हो जाता है, तब इम्पेला या एक्मो काम आते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली इम्पेला या एक्मो के ऊपर डिपेंडेंट अभी हम नहीं रह सकते, क्योंकि इतना फ्रीली अवेलेबल नहीं है मार्केट में। जो भी ये डिवाइसेस होते हैं हर सिटी में तो अवेलेबल ही नहीं होंगे भाई। आजकल हर सिटी में एक बड़ा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल तो होता है, बड़े सिटीज में वहाँ तो होंगे ही, और कुछ बड़े गवर्नमेंट सेंटर्स पे भी अवेलेबल हो जाते हैं, बट इट इज वेरी लिमिटेड। एंजियोप्लास्टी जो है नाउ इट इज बड़ा तेजी से फैल रहा है। कम से कम एक समय था जब यूपी में 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट में बस एंजियोप्लास्टी हुआ करती थी। आज के डेट में करीब 25 से 30 डिस्ट्रिक्ट्स में एंजियोप्लास्टी की सुविधा उपलब्ध हो। देयर इज एटलीस्ट वन सेंटर जहाँ पे ये काम हो रहा है, और विद इन अ फ्यू इयर्स नियरली एवरी डिस्ट्रिक्ट, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में एक ना एक एंजियोप्लास्टी सेंटर जरूर होगा जहाँ एक कार्डियोलॉजिस्ट बैठा हुआ। तो ये अच्छी बात है मरीजों के लिए भी और उनके हित में। सर अगर ग्लोबली डेटा देखा जाए तो एडवांस हार्ट अटैक केयर के बावजूद कार्डियोजेनिक शॉक की मोर्टेलिटी बहुत हाई, जैसा कि अभी आपने बताया। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया में अप्रॉक्स 37 to 56% तक मोर्टेलिटी बताई जा रही है, जिसको अभी आपने मेरे ख्याल से 90% तक। यानी आप इलाज नहीं करेंगे तो इट इज 90%, और इलाज करेंगे तो 57 to 56%। लेट अस कीप इट ऑन अपर रेंज, 50% तो है ही। 50%। बेस्ट फिर ट्रीटमेंट भी इंडिया में डिवाइसेस होने के बावजूद इतना बड़ा सर्वाइवल गैप क्यों है? सर्वाइवल गैप सिर्फ इंडिया में नहीं है, हर जगह है। एक बार कार्डियोजेनिक शॉक या हार्ट फेलियर में आप लैंड अप कर जाते हैं हार्ट अटैक के बाद, तो डिटोरिएशन होता है। ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, हर जगह की है। कोई भी पेशेंट होगा कोई भी। तो उसको इस गैप को सर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, या इस गैप को कंट्रोल करने के लिए हमारी सरकार या जो भी डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल होगा वो किस तरीके से इस पे कुछ वर्कआउट करा जा रहा है या अभी नहीं किया जा रहा है? बहुत होता तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कानपुर का किस्सा सुना देता हूँ, क्योंकि कानपुर में रहा हूँ, कानपुर में रहता हूँ। तो जब पीएम करने आया था यहाँ, तब की बात है। इस पूरे कानपुर में उस समय भी और आज भी है कि रात में किसी को कोई भी समस्या हुई, जी, बदहजमी हो गई, पसीना ज्यादा चल गया, घबराहट चल गई, तो कार्डियोलॉजी पहुंच जाता था। हाँ, उसने एक ईसीजी निकलवाई, वहां के डॉक्टर से पूछ लेता था कि सब हार्ट की दिक्कत है या नहीं। जी। हमने कहा नहीं है, वो घर जाके सो जाता था, फिर वो सुबह में अपने डॉक्टर को पूछ के दिखा लेता था। तो ये जो एजुकेशन लेवल है कानपुर का, ये एक बड़े इंस्टीट्यूट की वजह से आया है, वहाँ के डॉक्टरों की वजह से आया है कि इस शहर में कम से कम जितने लोग हैं वो इस बात से भली भांति परिचित है कि रात बेरात हमें कुछ भी गड़बड़ लगा, बिल्कुल एक बार पहुंच जाता है कि भाई मैंने देख लो हार्ट की कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ, सबसे पहले यही हमें हर सिटी में चाहिए। अब कानपुर में है, लेकिन कानपुर के आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं, उतना एजुकेशन नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं। धीरे धीरे फैलना शुरू हो रहा है, सोशल मीडिया की वजह से या बाकी डॉक्टरों की वजह से भी उन्होंने भी एजुकेट करना शुरू किया। तो हार्ट अटैक के लिए अभी भी उसको आइडेंटिफाई करना सबसे जरूरी है प्रिवेंट करने के लिए, कि भाई आप पहचान तो लो पहले कि हार्ट अटैक हो रहा है, तब तो उसका इलाज कर पाओगे। और इसके लिए जनरल पॉपुलेशन में अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। सो हार्ट अटैक को डायग्नोस करने के लिए बेसिक, अगर मान लेते सर कहीं पर कोई बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं है, सो बेसिक कौन सी जांचें होती है जो उसको करानी ही चाहिए? हार्ट अटैक डायग्नोस करना आसान काम है, अभी मुश्किल नहीं है। अच्छा, टू एन एक्सटेंट। जैसे हार्ट अटैक 2-3 तरीके के होते हैं, उनमें हम स्टेमी कहते हैं, नॉन स्टेमी और अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं। लेट अस से कि स्टेमी नॉन स्टेमी जो होता है उसको डायग्नोस करने के लिए ईसीजी और ट्रोपोनिन की जांचें होती है, ये काफी होता है। ईसीजी की गड़बड़ियां हैं
या ट्रोपोनिन ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आने लग गए हैं, जो एक जनरल फिजिशियन भी पढ़ सकता है। आज के जमाने में एआई के एप्स भी पढ़ सकते हैं टू एन एक्सटेंट। तो ब्लड पैरामीटर्स है जो कि लगभग अब हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल होंगे, मे बी 24 घंटे नहीं अवेलेबल है बट काफी हद तक मैक्सिमम। तीसरा पार्ट जो है अनस्टेबल एंजाइना का, वो बड़ा खतरनाक होता है। वो फेज है जहाँ पे ना आपकी ईसीजी में गड़बड़ी आ रही है, ना आपके ब्लड पैरामीटर में गड़बड़ी आ रही है। अब इसको आइडेंटिफाई करना है, वो कला है, और इसी कला से कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो ग्रो करता है। वो कार्डियोलॉजिस्ट ही पहचानता है कि भाई सब कुछ नॉर्मल आ रहा है लेकिन आपको हार्ट अटैक हो रहा है, और ऐसा होता है। एक नहीं कई मरीज ऐसे राइट, आजकल तो कुछ ज्यादा ही, बहुत ज्यादा है। कोई दिक्कत ही नहीं है कि इनफैक्ट अनस्टेबल एंजाइना जो है वो हिंदुस्तान में ही डिस्कवर की गई थी, मुंबई के एक डॉक्टर ने की थी। तो पूरी दुनिया को ये बात सिखाई गई है हिंदुस्तान से ही, अनस्टेबल एंजाइना नाम की भी कोई चीज होती है जिसमें हार्ट अटैक एक्चुअल में हो रहा है, और ना ईसीजी बदल रही है ना ब्लड के पैरामीटर्स बदल रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा एक कार्डियोलॉजिस्ट का रोल आता है, और वही अपने क्लिनिकल स्किल्स से, एक्यूमेंट से, जो उसने अपना एक्सपीरियंस इतने सालों से अर्जित किया है, उससे डायग्नोज करता है कि हाँ आपको हार्ट अटैक हो रहा है। कंफर्म करने के लिए फिर आपकी एंजियोग्राफी। ये एक ही पार्ट है, अनस्टेबल एंजाइना इज हार्डली 10 to 20%। बाकी के 70 to 80% जो है वो स्टेमी नॉन स्टेमी है, जो कि इजीली डायग्नोज हो जाता है ईसीजी और ब्लड का। सो आने वाले टाइम में ये अनस्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना आने वाले समय में भी नहीं बदलेगा। वो आज भी स्किल का काम है, आने वाले समय में भी स्किल का काम होगा। वो क्लिनिकल स्किल है, जजमेंट है, वो आप उसको पढ़ा नहीं सकते हैं, वो अर्जित की जाती है मेहनत से। तो वो तो इसका रेट भविष्य में सर बढ़ने के चांसेस? It will remain the same. 20% है, 20-25% वैसा ही रहेगा। परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन करना, ये क्या होता है सर? जो आम भाषा में एंजियोप्लास्टी कहते हैं। ओके, परक्यूटेनियस है यानी कि नसों के अंदर से की जा रही है, और इंटरवेंशन है यानी किसी तरह का चेंज किया जा रहा है। तो जैसे हार्ट की आर्टरीज है, वहां तक एक कैथेटर ले जाके जो ब्लॉकेज है उसको तार के जरिए खोला जाता है, सफाई की जाती है उसकी, और जरूरत पड़ी तो वहां स्टेंटिंग की जाती है या स्टेंट, ताकि जो खून की धमनी बंद पड़ी हुई थी, आर्टरी बंद थी, तो उसमें फिर से खून का सप्लाई चालू हो। दिस इज पीसीआई। किसी अच्छा सर, इसी में मैंने पढ़ा था एक फार्माको इन्वेसिव स्ट्रेटजी, हाँ, ये क्या होती है? हमारे यहाँ भी चलती है। देखिए 24 घंटे कैथ लैब एक्टिवेट नहीं हो सकती है, 24 घंटे एंजियोप्लास्टी बहुत कम जगहों पे हो पाती है। मरीज तो रात में भी आते हैं, फिर आप उनके साथ क्या करेंगे? तो ब्लड थिन करने की दवा आती है जिसको टेनेक्टिप्लेज या रेटिप्लेज कहते हैं। बड़ी इफेक्टिव दवा है अगर टाइमली दी जाए, विद इन 4 hours 5 hours अगर दी जाए। कौन सी दवा सर? टेनेक्टिप्लेज, रेटिप्लेज। ओके, ये किसी भी मेडिकल स्टोर से? नहीं, इट्स अ वेरी कॉस्टली मेडिसिन, हर जगह नहीं मिलती है। फॉर्चुनेटली इन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। ओके, अक्रॉस इंडिया ओनली इन उत्तर प्रदेश, ओनली इन उत्तर प्रदेश टेनेक्टिप्लेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। सो ये कहाँ मिलेगी सर? ये किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में? गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलेगी, जैसे अब कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है आपको CSC वगैरह? कॉस्ट मिलता है। सीएससी वगैरह? नाउ दे आर प्लानिंग, ये जो अभी स्टेमी केयर नेटवर्क बना रहे हैं, तो दे वांट टू इंट्रोड्यूस इट एट एवरी लेवल, सीएचसी पे भी हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे भी हो, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज होगी। तो टेनेक्टिप्लेज या रेटिप्लेज जो है वो हम टाइमली दे दें अगर, तो रास्ता थोड़ा सा खुल जाता है, जिससे थोड़ी सी फ्लो आने लगती है आर्टरीज के अंदर। पूरी ब्लॉकेजेस नहीं जाती लेकिन फ्लो आने लगता है, तो हमारे पास थोड़ा समय बच जाता है। तो हमने पहले फार्माको कर दिया, यानी दवा दे दी, और कुछ घंटे बाद, 6 घंटे बाद उसको एंजियोग्राफी के लिए ले लिए, चेक करके देख लिया कि और कुछ करने की जरूरत है या नहीं जरूरत। ओके, सो मतलब ये है कि फार्माको इन्वेसिव पीसीआई के पहले का, पीसीआई का पहले का, और इससे पीसीआई करने का हमारा ड्यूरेशन बढ़ जाता है। सो मतलब इसका सिंपल सा काम कुछ अलग नहीं है? तो दोनों एक ही चीजें हैं, दोनों का पर्पस खून के बहाव को बढ़ाना है जो रुका हुआ है। राइट, एक दवा से कर रही है और दूसरे में आपके बैलून्स हैं या स्टेंट हैं, उसके जरिए किया जा रहा है। अब ये बात है कि हर समय आपके पास कैथ लैब नहीं है, तो हमें कुछ समय बाई करना है ताकि वो पूरा जो एरिया हार्ट अटैक में जा रहा है वो मर नहीं जाए। तो हम पहले दवा दे देते हैं ताकि थोड़ा रास्ता खुल जाए। फिर भी आपको जितना जल्दी हो सके एंजियोग्राफी कराएं। ये नहीं है कि आपने टेनेक्टिप्लेज ले लिया तो बस आगे कुछ नहीं कराना है, आगे आपको चेक जरूर कराना है। अगर चेक करने से कंफर्म हो गया कि और कुछ ना कराए तो इट्स ओके, लेकिन चेक जरूर कराना है कि आप कुछ करना है। सर अभी हम लोग बात कर रहे थे मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन की बात कर रहे थे। सर ये मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन क्या चीज होती है? मायोकार्डियल इंफार्क्शन को कॉमन भाषा में हार्ट अटैक कहते हैं। मायोकार्डियल इंफार्क्शन ही हार्ट अटैक है। ओके इंफार्क्शन यानी टिश्यू का डेथ होता है। जब ये आर्टरीज ब्लॉक होती है, जी, वो जिस एरिया को सप्लाई कर रही होती है वो एरिया डैमेज हो जाता है, इसी को मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं। और
इसी में सर मैंने पढ़ा था प्रीमेच्योर मायोकार्डियल इंफेक्शन। आप लोग थोड़ी देर पहले भी इस पर चर्चा कर रहे थे, प्रीमेच्योर सीएडी। राइट। मैच्योर यानी जो उम्र से पहले होने लग जाए। ओके। पहले 55-60 पे हुआ करती थी, अब वही चीज 40 से 50 में हो रही। तो एकेडमिकली 45 से पहले अगर आपकी कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो रही है, ब्लॉकेजेस हो रही है, तो इसको प्रीमेच्योर सीएडी कहते हैं। देखिए सीएडी एक एजिंग का भी असर है। जैसे आपके बाल सफेद होते हैं तो ग्रेजुअली जब आप उम्र दराज होते हैं तो आर्टरीज में भी छोटी छोटी रुकावटें बनना शुरू हो जाती है। सब क्या होती हैं, किसी में ज्यादा किसी में कम। बट वही सफेदी अगर आपकी 20 साल में आने लगे, बाल सफेद होने लग जाए, तो बीमारी नजर आने लगती है। तो वही ब्लॉकेजेस जो आपके 60-70 में बनने थे, अगर आपके 40 में होने लग जाए तो एक बीमारी हो जाती है और इसको हम लोग प्रीमेच्योर सीएडी कहते हैं। और इसी का इंसिडेंस बहुत तेजी से राइज कर रहा है। इसी तरह होता है प्रीमेच्योर मायोकार्डियल इंफेक्शन। जब प्रीमेच्योर सीएडी होगा वही प्रीमेच्योर मायोकार्डियल इंफार्क्शन कराएगा। और आजकल ये बहुत ज्यादा होने लगा है। सर अभी रिसेंटली की एक इटालियन स्टडीज थी 2023-24 की रिपोर्ट में, जिसने सिग्निफिकेंटली एलिवेटेड रिस्क ऑफ मायोकार्डियल इंफेक्शन इन पेशेंट्स बिलो 45 इयर्स, जो अभी आपने बोला। आप इसको कैसे इंटरप्रेट करते हो? तो एक्चुअली जो रिसर्चर्स हैं दे शुड लुक अपॉन इट। आई एम नॉट अ रिसर्चर, मैं एक क्लिनिशियन हूँ। डे टू डे प्रैक्टिस से क्या देख सकता हूँ कि क्यों बढ़ रहा है, तो मैं एक आकलन कर सकता हूँ कि शायद इन वजहों से सबसे बड़ी बात है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। मतलब फिजिकल एक्टिविटी करना हमने बिल्कुल छोड़ दिया है। खेलना छोड़ दिया है, बाहर घूमना छोड़ दिया है, साइकिलिंग छोड़ दी है। कुछ बचा नहीं है हमारे पास जिसको हम फिजिकल एक्टिविटी कह सके। और ये सिर्फ लोगों का नहीं, हम खुद भी अनुभव करते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी हमारा बहुत कम हो गया है। रीजन क्या है भाई? हमारे पास जो समय बच रहा है वो मोबाइल में ही चला गया। गैजेट्स, ओनली मोबाइल या आपके जो भी गैजेट्स हैं, आप उठा के देखें स्क्रीन टाइम कितना है, यू विल फाइंड 6 आवर्स, 7 आवर्स, 5 आवर्स। वो आदमी 8 घंटा काम करता है, 8 घंटा सोता है। तो भाई अगर आपने 6 घंटे उसी को दे दिए तो आपके पास समय कहाँ बच रहा है? खाने पीने लायक समय बचता है। सही है। हमारी जिंदगी, और आजकल तो लोग खाना खाते वक्त भी मोबाइल यूज करते हैं। बहुत लोग करते भी हैं। तो हमारी जिंदगी जो है इन्हीं तीनों चीजों में रोटेट कर रही है। हमें काम करना है, मोबाइल देखना है, सो जाना है। बाकी किसी चीज के लिए हमारे पास समय नहीं है। जब हम बीमार पड़ते हैं तब हमारी आंख खुलती है कि अब क्या करें। जब तक आंखें खुलती है तब तक तो काफी डैमेज हो चुका है, अब क्या करें, अब आंखें बंद होने का समय। तो ये चीज जो है ये यंगर जनरेशन को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है। हमसे जो पहले वाले जनरेशन थे उनके पास जो ये 4 से 6 घंटे हुआ करते थे, वो मोबाइल नहीं देखा करते थे। जो हमसे पहले की जनरेशन है वो चला करते थे, आसपास में सोशलाइज करते थे, बातें करते थे। उस समय घूमने फिरने की भी जगह हुआ करती थी, नेचर के करीब रहा करते थे। हमारी ये सब कट गया है। ना हम नेचर के पास हैं, ना हम चल फिर रहे हैं, ना सोशलाइज कर रहे हैं। हैप्पीनेस डिक्रीज किया जा रहा है। तो इन दी एंड हम अपने बॉडी को एक स्ट्रेसफुल स्टेट में ला रहे हैं। और पिछले कुछ सालों से इवन वॉचिंग मूवीज, जैसे आप मूवीज देखते हैं तो एक पीसफुल चीज होना चाहिए कि मैं मूवी देख रहा हूँ 3 घंटे पीसफुली देख रहा हूँ। अब वो भी जमाना चला गया है। आप रील्स देखने के जमाने में हर 10 सेकंड पे स्क्रॉल कर रहे हैं। यू आर स्टिमुलेटिंग योर ब्रेन अ लॉट। जिस चीज से आपको आनंद आना चाहिए आपका ब्रेन उस पर मेहनत कर रहा है। तो आप हर 10-15 सेकंड पे एक चीज हटा के तो कुछ और दिखाना चाह रहे हो, तो यू आर स्टिमुलेटिंग योर ब्रेन अ लॉट। जब आप ज्यादा स्टिमुलेट करते हैं, आप और कैटेकोलामीन्स बढ़ाते हैं, अननेसेसरी हार्मोन्स है अपने बॉडी में रिलीज कराते हैं, स्ट्रेस कराते हैं। फिर आप ये क्यों सोच रहे हैं कि आपको दिक्कत नहीं आएगी? आप एक स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं और उसी का असर आपके बॉडी पे दिख रहा है। और ये सब हमारा खुद का बनाया हुआ है। क्योंकि जो चेंजेस दिख रही है विद इन 10 ईयर्स दिख रही है, इससे पहले नहीं इतनी थी। तो जो हुआ है पिछले 10 सालों में ही दिख रहा है और ये बढ़ते चला जाएगा अगर अभी भी हम इस चीज के लिए सचेत नहीं है। जैसे आजकल के पेशेंट्स के अगर देखा जाए तो जेनेटिक फैक्टर जैसे एसएनपीज, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिन्स और पॉलीजेनिक रिस्क स्कोर्स क्लिनिकली सिग्निफिकेंट क्या रोल प्ले करते हैं? ये जीन्स का अपना एक रोल हमेशा से रहा है। जेनेटिक्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं। अगर आपकी जीन्स खराब है, जीन्स में बीमारी होनी लिखी है, तो आपको जो खाना है खाएं, जो पीना है पहने, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक समय पर आपको बीमारी हो जाती है, वो ईश्वर की देन है। बट उसको आइडेंटिफाई करना ये तो हमारी देन है ना। हम पहचान तो लें कि पहले हमारे परिवार में इस चीज का रिस्क है। इसीलिए फैमिली हिस्ट्री बड़ा इंपॉर्टेंट होती है। आप पूछें कि हमारे परिवार में किसी को जल्दी हार्ट की बीमारी तो नहीं हुई या किसी की कम एज में डेथ तो नहीं हुई है। अगर इस तरह की हिस्ट्री होती है तो आप अपनी स्क्रीनिंग ज्यादा कराया करें कि भाई हम हर साल अपने टेस्ट कराते रहेंगे कि हमें कब होना शुरू हुआ,
फिर उस हिसाब से हम कुछ परहेज ले लेंगे ताकि हमें उतनी ज्यादा असर ना पड़े। हम बीमारी को पूरी तरह से रोक तो नहीं पाएंगे लेकिन उसके असर को जरूर कम कर सकते हैं। तो जेनेटिकल जो एक इवैल्यूएशन है उसका अपना स्पेस जरूर है, 20 to 30% कंट्रीब्यूशन है उसका। और कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जिसको आप स्क्रीन कर सकते हैं, जैसे लाइपोप्रोटीन है, ApoB100 है, HSCRP है, अलग अलग जो भी आपके कार्डियोलॉजिस्ट आपको बताए, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ। राइट। आप उनको आइडेंटिफाई करके आप रिस्क मिटिगेट कर सकते हैं। ऑल्सो एक चीज और कहने की बात है कि हिंदुस्तान पर से की जो पॉपुलेशन है उसमें खुद ही रिस्क ज्यादा है हार्ट की बीमारियों का। ये हिंदुस्तान का आदमी का रिस्क ऐसे ही ज्यादा होता है। आप यहाँ पैदा हो गए तो हार्ट अटैक की रिस्क आपकी ज्यादा है कंपेयर टू द अमेरिकन पॉपुलेशन या अफ्रीकन पॉपुलेशन। ऐसा कैसे? ये हमारी जेनेटिक बिल्डअप, हमारा इस तरह का जीन्स है। और खास के आप उसमें हम उनकी तरह की डाइट्स लेने लग जाए तो और ज्यादा बढ़ जाता है। उनकी तरह मतलब हमें फास्ट फूड बेस्ड डाइट्स अगर चले जाएंगे या फास्ट फूड बेस्ड कल्चर पे चले जाते हैं, ऑयल कल्चर पे चले जाते हैं, इनहेरेंटली हम एट रिस्क पे ज्यादा है, प्लस अदर फैक्टर्स मिला रहे हैं तो हार्ट अटैक का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रिस्क कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वो साउथ एशियन पॉपुलेशन में कही जाती है, इंडियन पॉपुलेशन में कही जाती है। हम जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं इस बीमारी के लिए। इसलिए कोई अनयूजुअल चीज नहीं है, हर जगह अपनी अपनी बीमारियां हैं, पर हमारे यहाँ डायबिटीज की और हार्ट की दिक्कतें ज्यादा। तो सर अभी जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं जेनेटिक प्रीडिस्पोजन के कंपैरिजन में लाइफस्टाइल रिस्क फैक्टर जैसे डायबिटीज है, स्मोकिंग है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, कितनी डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं? आप उसे 100 में बांट लें तो 10 to 20% आपकी डाइट हो जाएगी, 10 to 20% आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो जाएगी, 20% आपके एडिक्शंस हो जाते हैं, 20% आपकी जेनेटिक इनहेरिटेंस हो जाती है, 20% आपका लाइफस्टाइल आ जाता है। तो एवरीथिंग प्लेज इट्स पार्ट। कई मरीज आएंगे जिनका ब्लड पैरामीटर सब नॉर्मल है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, जो भी कराएंगे सब नॉर्मल है, बट हार्ट अटैक लेके बैठे तो हुए हैं, क्या गड़बड़ हो गई, कुछ और बात गड़बड़ हो गई होगी। तो ये बैलेंस है बहुत सारे फैक्टर्स का जो आपको हेल्दी रखता है। सब चीज ठीक है तब जाके आप ठीक रहते हैं, बशर्ते ऊपर वाले का भी हाथ। कोरोनरी आर्टरी डिजीज के साथ आप ये भी जानिए कि ईश्वर केयर एक तरीका होता है पॉपुलेशन को चेक में रखने का। तो मैक्सिमम डेथ जो होती है वो हार्ट की वजह से होती है, पॉपुलेशन में चेक रखने के लिए। तो ईश्वर के हाथ हो, बाकी सब ठीक रहे, तभी तक आप स्वस्थ रहते हैं। इनमें से कुछ गड़बड़ होने लग जाए या ईश्वर ने अपना हाथ उठा दिया तो फिर दिक्कत हो जाए। अगर सर इन दोनों को कंबाइन कर लिया जाए तो इसके प्रिवेंशन के लिए तो अगर भगवान का हाथ अगर है भी तो इसका प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज अगर कुछ शेयर कर सकते हो? प्रिवेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, ट्रीटमेंट तो हर जगह मिलने। जी। प्रिवेंशन में टनल नहीं हो जाना है डाइट के लिए कि भाई बस खाने तक सीमित हो जी। पहले भी कहा फिर कह रहा हूँ, खाना बहुत छोटा सा एस्पेक्ट है, करिए। किसी की सलाह की आपको जरूरत नहीं है कहने के लिए अच्छा खाना खाना चाहिए। घर का बना हुआ साफ सुथरा भोजन जिसमें किसी तरह की मिलावट नहीं हो, उससे बढ़िया कोई खाना नहीं हो सकता है। तो कोई क्या खाए नहीं खाए ये चीज इंडिविजुअलाइज होती है, किसी को कुछ पसंद है किसी को कुछ पसंद है, तो कोई जनरलाइज चीज नहीं दे सकता कि भाई ये डाइट खाइए। हाँ, कुछ चीजें मना होती है एक एज के बाद, जैसे रेड मीट नहीं खाना चाहिए, आफ्टर सर्टेन एज अवॉइड करना चाहिए। सर्टेन एज जैसे आप ग्रो करते हैं ऐसे आप प्रॉपर्टीज, रेड मीट अवॉइड करना चाहिए, अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए, स्मोकिंग की तो बात ही नहीं करनी है, स्मोकिंग तो एक बार भी किसी को नहीं छूना चाहिए, या किसी और तरह के एडिक्शंस भी। ये चीजें जनरलाइज्ड है, ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपका खुद का विवेक है, आपको समझ में आती है बात कि मुझे स्मोक नहीं करना चाहिए, मुझे अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो। मुझे समझाने की जो जरूरत है वो फिजिकल एक्टिविटी की है, कि आप खेला करें, गेम्स खेला करें, बाहर में रनिंग किया करें, जिम जाते हैं दैट्स ओके, वेल एंड गुड, बट द एंड इट इज एन इंडोर एक्टिविटी। बाहर निकले, नेचर के पास रहें, नेचर के आसपास रहें और फिजिकल एक्टिविटी करें, सोशलाइज करें, आसपास में दोस्त बनाएं, स्ट्रेस अपना कम करें। घर में बंद बंद जो हमारी लाइफस्टाइल हो गई है बिना फिजिकल एक्टिविटी के, ये सबसे ज्यादा नुकसान कर बैठे। और स्क्रीन टाइम को डेफिनेटली कट शॉर्ट करें, 1 to 2 आवर्स, उससे ज्यादा ना है। सर जैसे अभी आप स्मोकिंग की बात कर रहे थे, अल्कोहल की बात कर रहे थे, अगर यूथ की बात करी जाए तो आज इसे फैशन या एक ट्रेंड या बोल सकते हैं जिंदा रहने की एक वजह हो गई है। हाँ कह सकते हो। इनफैक्ट लगता है आई हैव बिकम ओल्ड टू। हाँ राइट। मुझे लगता नहीं कि आई एम यंग एनीमोर। मैं हार्डली 35 और हमें ऐसी फीलिंग आ रही है कि आई डोंट बिलोंग टू द यंग जनरेशन। ड्रास्टिक चेंजेस है,
या नहीं भी है तो पोर्ट्रे तो जरूर किया जाता है कि टीवी में कि ये चीजें अब बहुत कॉमन हो गई Right. वे ऑफ लाइफ। 18-20 साल के लड़के मैं जानता हूँ बिना अच्छा। देखता हूँ मतलब मुझे लगता है चलो 25-30 के बाद कर रहा है, उसने कुछ युद्ध कर रखा है। एंड 80s एंड 18 ये टीनेजर्स हो सकता है लगे पड़े हैं। वेरी वेरी पेन। सो मतलब आफ्टर टाइम उनको फिर ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करने के चांसेस बिल्कुल होना है। अब जहर है, अब जहर पियेंगे तो कभी ना कभी तो आपको नुकसान करेगी। एनी काइंड ऑफ स्मोकिंग इज बैड, एनी काइंड ऑफ स्मोकिंग, इवन पैसिव स्मोकिंग है। आपका पड़ोसी भी अगर सिगरेट पी रहा है तो भी आपको नुकसान होता है, तो आप पियेंगे तो आपको कैसे नहीं नुकसान होगा भाई, सबको नुकसान होना है। अल्कोहल के लिए भी नुकसान है, अल्कोहल इन एनी अमाउंट इज बैड। वो अलग बात है, लोग पीते हैं। बिटवीन अल्कोहल एंड स्मोकिंग probably smoking is worst. No, alcohol is not good, ये चीज नहीं कहेंगे, but alcohol is not as bad as probably smoking. दोनों चीजें खराब है, लेकिन Right. दोनों में एक चूज करना होगी, पहले क्या बंद करूं, तो मैं स्मोकिंग बंद करवाता हूँ कि स्मोकिंग बिल्कुल बंद करिए। बहुत एथेरोजेनिक होता है, तुरंत में ब्लॉकेजेस कराता है। स्मोकिंग बिल्कुल बंद करना है, और अल्कोहल भी कोशिश करके बंद ही करना है। जितनी देर से हम लोग बात कर रहे हैं तो एक CAD पर आपने बहुत बात करी है, तो उस पर मैं ये जानना चाहूंगा कोरोनरी आर्टरी डिजीज ये ब्लॉक होने कैसे लगती है? जो हमारी आर्टरीज हैं, जो हार्ट की आर्टरीज हैं, उसमें छोटे छोटे प्लाक्स बनते हैं या डिपॉजिट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट्स होते हैं। जब शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है या इन्फ्लेमेशन होता है तो इसके वजह से छोटे छोटे प्लाक्स बनते हैं और डिपॉजिट होते हैं। एक नॉर्मल प्रोसेस, एजिंग का भी प्रोसेस है। उसी प्लाक में धीरे धीरे कैल्शियम बनता है और वो शांत रहती है। बट अब आपने अपने आप को उस तरफ डाल दिया है कि आप बीमारी में पड़ते चले जा रहे हैं, तो वो प्लाक जो है वो रैपिडली प्रोग्रेस करता है। छोटा सा था, बहुत तेजी से बड़ा हो जाता है। ये अचानक से फट गया, तो फटने के बाद वहां पे खून का कत्था जमा हो जाता है जो खून को आगे नहीं बढ़ने देता। यही ब्लॉकेजेस होती है। तो प्लाक्स आपके शरीर में बनते हैं, बट हर प्लाक फट जाए ये जरूरी नहीं होता है। जो प्लाक फटते हैं वही हार्ट अटैक कराते हैं, और इनके फटने के मुख्य कारण जो है वो आपकी यही सब रिस्क फैक्टर्स हैं जिस पे आप इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं, जिसमें स्ट्रेस, स्मोकिंग, अल्कोहल, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ये सब आते हैं। प्लाक्स बनना अनयूजुअल नहीं है। किसी ने एंजियोग्राफी करा लिया और एक प्लाक निकल आया, इसका ये मतलब नहीं कि आप बीमार। और एक नॉर्मल प्रोसेस भी है एजिंग का। 60 साल की उम्र में आपने देखा कि आपकी एक आर्टरी में छोटा सा प्लाक पड़ा है, इट्स नॉर्मल, सबके साथ हो जाता है। लेकिन आप 40 साल के आदमी हैं और आपके तीनों आर्टरीज में बहुत सारे प्लाक्स बन रहे हैं, तो ये नॉर्मल है। जो चीज 60 में होनी थी वो 40 में होने लग गई आपके साथ, और ये बढ़ रहेगी, तेजी से बढ़ेगी, किसी दिन पूरी तरह से बंद कर सकती है। तो ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनको आइडेंटिफाई किया जाए जो प्रोग्रेस करेंगे हार्ट अटैक की तरफ। इन्हीं के लिए एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी तो सर इसमें क्या डिफरेंस होता है? लोग अधिकतर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक ही चीज है एंजियोग्राफी एंड एंजियोप्लास्टी। नो इट, यहाँ के तो लोग जानते ही हैं, कॉमनली नहीं जानते। एंजियोग्राफी जांच है और एंजियोप्लास्टी इलाज। ओके, करने का प्रोसीजर एक ही है। आपके नसों के अंदर से तार डाल के जांच भी की जाती है। उसी दौरान अगर बीमारी आई या बाद में भी बीमारी आए, उसी तार के रास्ते से जाके वो रुकावट खोली भी जाती है और स्टेंटिंग भी। तो दोनों चीजें एक ही, दोनों का पर्पस अलग है। एक जांच है, एक इलाज। इसका अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट खर्चा कितना आता है सर? हिंदुस्तान में जो एंजियोप्लास्टी होती है वो आई थिंक पूरे दुनिया में सबसे सस्ते रेट्स पे होती है। अच्छा, सबसे सस्ते रेट्स पे होती है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी आप कराते हैं तो आई डोंट थिंक कि 1 लाख से ऊपर का खर्च आता है आज। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल। फॉरेन में मतलब ज्यादा इसका? फॉरेन में आप अमेरिका जाएंगे तो 20 लाख से 30 लाख एंजियोप्लास्टी का कॉस्ट है। सेम चीज के लिए इट्स वेरी कॉस्टली। लोग इस चीज को अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं कि हिंदुस्तान का हेल्थ केयर कितना अफोर्डेबल है। उसका एक बड़ा रीजन है कि हमारे यहाँ गरीबी बहुत ज्यादा रही है। अब थोड़ा अपलिफ्ट हो रहा है। गरीबी इतनी ज्यादा है कि वो 25,000 भी ज्यादा लगने लगता है। बिल्कुल सही। बट एंजियोप्लास्टी अमेरिका में 20 to 30 लाख में होती है। सो अगर यहाँ का कोई एक कार्डियक डॉक्टर उनकी सारी चीजें आती है, वो अमेरिका शिफ्ट होकर अपना काम चालू करते हैं, तो वो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी अर्न कर सकते हैं। दोनों जगह के मेडिकल सिस्टम्स बिल्कुल अलग है, कंपेयर करना सही नहीं रहेगा। दोनों जगह के पेइंग स्टैंडर्ड्स बिल्कुल अलग है, लोगों की इनकम अलग है। बट इंडिया में इट इज अफोर्डेबल और रेट्स गिरते चले जा रहे हैं। खास के स्कीम्स आने के बाद जो इंश्योरेंस का जो कवरेज बढ़ा है और अफोर्डेबल हो। इसमें एक बहुत बड़ा रोल आयुष्मान का भी है। आयुष्मान भारत का जो सबसे बड़ा सक्सेस है आई थिंक कार्डियोलॉजी की ही फील्ड है। कि कार्डियोलॉजी में उसने एंजियोप्लास्टी का पॉपुलेशन जो है वो बहुत हद तक बढ़ा है। सर ये बताइए कि जैसे अगर
टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में देखा जाए, अगर मतलब अपने कानपुर में तो चलो मान लेते हैं कि एलपीएस है, ये तो कानपुर में टायर 2 ही सिटी है, टायर 3। टायर 3 है। हाँ। तो टायर 2, बट कानपुर सिटी के हिसाब से एलपीएस इज अ बिग इंस्टीट्यूट। जी। सो सिटीज में कोरोनरी एंजियोग्राफी का एक्सेस और प्रोसीजर क्वालिटी का ग्राउंड रियलिटी आपके हिसाब से क्या है, ओके है या डाउन है? नहीं, हाँ देखिए, जो बेसिक एंजियोप्लास्टी होती है वो हर जगह बराबर हुई होती है। साइजिंग में फर्क आ सकता है, पर 19-20 का फर्क है। बट जब आप हार्ट अटैक में एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं तो हमारा जो प्राइमरी पर्पस है वो खून के बहाव को वापस लाना है। खून का कत्था रुका हुआ है, उसको तोड़ के उसमें स्टेंट लगा के खून के बहाव को लाना है, ताकि जान बचाई जा सके और हार्ट के हिस्से को डैमेज होने से रोका जा सके। तो इस चीज में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो समय हो गया ना। तो ये जरूरी है कि आपके शहर में ही हो, आपके पास हो, क्योंकि आप टाइमली कराएंगे तभी आपको बेनिफिट मिलता है। अब आपको आज हार्ट अटैक हुआ, आप पड़े हुए हैं महोबा में, 3 दिन बाद आप पहुंचेंगे कानपुर कि अब मैं कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में जाके कराऊंगा, तो समय यूज करने के बाद आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। तो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और प्राइमरी एंजियोप्लास्टी जो है वो कहीं भी की जाती है तो आई थिंक इट इज ओके। लाइफ सेविंग काम किया जा रहा है। थोड़ा फर्क हमेशा रहेगा हाई वॉल्यूम सेंटर में और लो वॉल्यूम सेंटर में, लेकिन जब जान बचाने के लिए कुछ की जा रही है तो उस चीज को इनकरेज करना चाहिए। उसके क्वालिटी पे इतना डिस्कशन अभी ठीक नहीं रहेगा कि क्या कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि लोग अक्सर जिम वाली ट्रेड में और हॉस्पिटल की ट्रेड में के टेस्ट को सेम मानते हैं कि ये सेम होती है, क्या सच में? नहीं, ये गलत कहना गलत है। ये कह सकते हैं कि दोनों जगह ट्रीटमेंट लगभग एक जैसी होती है, राइट। बट एक जगह आप लेजर के लिए कर रहे हैं, एंजॉय करने के लिए एक्टिविटी कर रहे हैं, और एक जगह आप जिस दौरान ट्रेडमिल कर रहे हैं तो आपके हार्ट की रिकॉर्डिंग हो रही है। ये फर्क आ जाता है। ट्रेडमिल पे दौड़ना, एक्सरसाइज करना दोनों जगह बराबर ही होती है। स्पीड्स हम डिसाइड करते हैं, वहां आप डिसाइड करते हैं, यहाँ हम डिसाइड करते हैं, लेकिन साथ में एक ईसीजी की मॉनिटरिंग हो रही होती है और उसी से डिसाइड होता है कि आपको दिक्कत है या नहीं है। तो आप ट्रेडमिल पे दौड़ते समय आपको कोई सिम्टम्स यूजुअली नहीं होते हैं बहुतों को, लेकिन जब ईसीजी देखते हैं तो उसमें बदलाव होना शुरू हो जाता है। तो आप ये मत एज्यूम कर लीजिए कि मैं ट्रेडमिल कर पा रहा हूँ तो आई एम फिट एंड फास्ट। नहीं, ट्रेडमिल करने के दौरान आपके हार्ट पे कोई असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, उसी के लिए हम ट्रेडमिल टेस्टिंग करते हैं और वही चीज ईसीजी में पकड़ में आती है। जब ट्रेडमिल पे करने में आपको तकलीफ होने लग जाए तब तो बीमारी हो चुकी है ना। उससे पहले पकड़ना है उसको, उससे पहले दिसंबर 2024 में इंडियन हार्ट जर्नल के एक आर्टिकल में, जिसमें आपने डॉक्टर एसके सिन्हा, डॉक्टर उमेश पांडे जी और 7 और मेंबर एक्सपर्ट पैनल ने इस पूरे आर्टिकल में शामिल थे, जिसमें फीमेल पेशेंट में सस्पेक्टेड सीएडी के केस में टीएमटी फाइंडिंग्स को क्लिनिकल रिस्क फैक्टर और कोरोनरी एंजियोग्राफी के साथ इंटीग्रेट करने का अप्रोच बताया गया था। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। फीमेल्स में टीएमटी का जो उपयोग है वो अभी भी काफी हद तक लिमिटेड होता है। फीमेल्स में जो ट्रीटमेंट टेस्टिंग होती है उसके रिजल्ट्स जो होते हैं वो कई बार फॉल्स पॉजिटिव आ जाते हैं, मतलब बीमारी नहीं है तब भी रिपोर्ट में पॉजिटिव आ रहा है। तो फीमेल्स में आज के डेट में भी हम ट्रीटमेंट टेस्टिंग यंगर फीमेल्स में प्रेफर नहीं करते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग सस्पिशन होता है कि हाँ इनको हार्ट की बीमारी है तो स्ट्रेट अवे सीटी एंजियोग्राफी कराना पसंद करते हैं, क्योंकि ट्रेडमिल में यंग फीमेल्स में फॉल्स पॉजिटिव बहुत आता है। कोई खास वजह से? नहीं, कोई खास वजह नहीं है, ये उस टेस्ट की लिमिटेशन है। हर टेस्ट की अपनी एक लिमिटेशन होती है, उस टेस्ट की भी एक लिमिटेशन है। तो वो टेस्ट जो है वो प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होता है, उस पर ज्यादा जोर नहीं डालूंगा, बस इस चीज को समझा जाए कि उस टेस्ट की एक लिमिटेशन है कि यंगर फीमेल्स में डायग्नोज करने के लिए इनएडिक्वेट है। सही है। सो मतलब इस अप्रोच से जो भी अदर क्लिनिशियंस हैं इस तरीके से इसको फॉलो कर सकते हैं, डायग्नोसिस फॉलो करते भी हैं। और ये कई बार किसी ने ट्रेडमिल करा लिया किसी यंग फीमेल में, हमारे पास भेज देते हैं तो हम एक सीटी एंजियोग्राफी करा के देख लेते हैं कि एक्चुअल में है या नहीं है। नहीं हुआ तो बात खत्म हो गई, वो ट्रीटमेंट टेस्ट जो है वो गलत था, आप घर जाए। हम तो स्टेप के लिए कंफर्मेशन फीमेल्स के लिए जरूर लेते हैं। सो मतलब ये अननेसेसरी इन्वेसिव प्रोसीजर्स को डेफिनेटली। सर ये बताइए कि ये रीजनरेटिव मेडिसिन क्या होती है? ये आने वाले समय की चीज है, अभी तो नहीं है, बट आने वाले समय की चीज है जहाँ स्टेम सेल्स यूज किए जाते हैं। स्टेम सेल्स जो आने वाले टाइम से कब? आई होप सो विद इन अ फ्यू डिकेड्स। समय लगेगा। ओके। क्योंकि अब हमारा समय जो है, हम जिस जमाने में जी रहे हैं और मेडिकल साइंस पे थोड़ा जोर कम हो गया है, बाकी चीजों पे लोग ज्यादा चर्चा कर रहे हैं।
लड़ाई झगड़े में ज्यादा जा रहे हैं, इन चीजों पर चर्चाएं कम हो गई है। मेडिकल साइंस ने पिछले 60-70 सालों में बहुत तेजी से ग्रोथ किया है, अब थोड़ा रिसर्च धीमा हो गया है, तो इट विल टेक टाइम, लेकिन आने वाले समय में जरूर आएगी। यहाँ पे स्टेम सेल्स यूज करके बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया जा सकेगा, इसमें से हो सकता है हार्ट अटैक भी हो। मान लीजिए जो हार्ट के डैमेज एरियाज हैं वहां पे स्टेम सेल डाल के उनको रीजनरेट करा दिया जाए, तो ये एक फ्यूचर मेडिसिन का एस्पेक्ट है जो कि डेफिनेटली बनेगा, इसमें कोई शक नहीं। तब तो ये हार्ट पेशेंट के लिए बहुत बहुत फायदा हो, पर जो चीज अभी है नहीं उस पर बहुत चर्चा करके हम क्या। अच्छा सर, जो अभी आपने बताया कि स्टेम सेल थेरेपी, एक बार पहले बताया था आपने, स्टेम सेल थेरेपी और रीजनरेटिव मेडिसिन, ये दोनों सेम चीज है या डिफरेंट? मोर और लेस। रीजनरेटिव मेडिसिन थोड़ा बड़ा टर्म है, उसका एक पार्ट स्टेम सेल्स है, बट बेसिकली दोनों का पर्पस सेम ही है कि रीजनरेट करना है टिश्यू को। जो अफेक्टेड टिश्यू है बॉडी का, वो पार्ट जो काम नहीं कर रहा है उसको रीजनरेट करना है। जैसे छिपकली की पूंछ होती है जी, आप काट दें वो फिर से ग्रो कर जाती है, इसी को रीजनरेशन बोलते हैं। जी। तो यही चीज ह्यूमन बॉडी में भी चाहते हैं। ह्यूमन बॉडी में ऐसा नहीं है, उंगली काट दी तो उंगली कटी रह जाती है, पर इन फ्यूचर स्टेम सेल्स होने के बाद हो सकता है वो उंगली फिर से बड़ी होने, हो सकता है जो ऑर्गन डैमेज हुआ है वो फिर से नया हो। तो इट इज हाइपोथेसिस जिस पे काम अच्छे से चल रहा है, और इन फ्यूचर डेफिनेटली वी होप विल। सो मतलब किसी की अगर उंगली हाथ कटा तो उसका जनरेट करने का प्रोबेबिलिटी है, अब जब तक हो नहीं जाता है इट इज अ प्रोबेबिलिटी, बट इस पे काम डेफिनेटली हो। सर अच्छा एक बात है कि ये बाईपास सर्जरी और ओपन हार्ट सर्जरी में क्या डिफरेंस होता है? ओपन हार्ट सर्जरी का मतलब है कि आपके हार्ट को ओपन करके हार्ट की सर्जरी की जा रही है, और बाईपास सर्जरी का मतलब है कि एक मशीन, हार्ट लंग मशीन है, उससे कनेक्ट करके हम आपका सर्जरी कर रहे हैं। तो दोनों चीजें एक ही है। ओपन हार्ट करने के बाद, सीना खोलने के बाद हम आपके हार्ट का ऑपरेशन कर रहे हैं, जो किसी बहुत सारी बीमारियों के लिए किया जाता है। चूंकि हमारी चर्चा जो है वो सीएडी की है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज की है। अदरवाइज सर अदर कौन सी बीमारियां होती है जिसमें बहुत सारे वेल्व्स जो खराब होते हैं, वेल्वुलर रिगर्जिटेशन जो होता है, वेल्व खराब हो जाते हैं। ये जो जन्मजात बीमारियां होती हैं, बड़े छेद होते हैं, छेदों के साथ वेल्व की रुकावट होती है, या दिल की झिल्ली के ऑपरेशंस होते हैं, बहुत सारे ऑपरेशन सीने को करते हैं। सर अच्छा ये बता दीजिए कि बाईपास सर्जरी और ओपन हार्ट सर्जरी किस बीमारी में कौन सा ट्रीटमेंट यूज किया जाता है? कि ब्लॉकेज वाली बीमारी में क्या करना होता है। तो अगर आपकी तीनों आर्टरीज में एक्सटेंसिव ब्लॉकेजेस हैं, यानी बहुत ज्यादा रुकावटें हैं, या मेन आर्टरी जिसको लेफ्ट मेन कहते हैं उसमें भी रुकावट है, तो बाईपास सर्जरी जो है उसके रिजल्ट्स जो है वो एंजियोप्लास्टी से बेटर होते हैं, यानी स्टेंट डालने से बेटर होते हैं। वहीं अगर आपकी एक या दो आर्टरी में रुकावट है या छोटी छोटी रुकावटें हैं, तो स्टेंटिंग जो होता है वो बेटर होता है। तो ये डिसीजन जो है यूजुअली एक कार्डियोलॉजिस्ट और सर्जन मिलकर लेते हैं। केस टू केस वेरी करता है कि किसके लिए एंजियोप्लास्टी उचित है और किसके लिए बाईपास सर्जरी उचित है। तो लोगों की जानकारी के लिए कि अगर बीमारी बहुत ज्यादा हो, तीनों नसों में रुकावट, मेन आर्टरी में रुकावट हो, तो बाईपास सर्जरी जो है उसके आउटकम्स लॉन्ग टर्म में बेटर होते हैं। ओपन हार्ट में क्या हिस्सा? ओपन हार्ट सर्जरी का एक एस्पेक्ट बाईपास हो गया, कार्डियक बाईपास हो गया, और मान लीजिए एक वाल्व की सर्जरीज होते हैं जहां वाल्व खराब होने के बाद वाल्व रिप्लेस किया जाता है, वो सब भी किया जाता है। जब सर मैं इसमें हार्ट से रिलेटेड स्टडी कर रहा था तो इसमें ओपन हार्ट सर्जरी में मैंने साइनस ऑफ वाल्सलावा अनुरिज्म का एक कार्डियक कंडीशन पढ़ा था। ये कार्डियक कंडीशन किस बारे में है? वेरी रेयर डिजीज, साइनस ऑफ वाल्सलावा रप्चर होती है। ये जो आर्टरी एयोटा है उसके अंदर एक बड़ा सा छेद हो जाता है, और बहुत रेयर चीज है, कई बार हमारे पास आ जाता है। इससे रिलेटेड एक आपका आर्टिकल भी था। रेयर थिंग हमारे यहाँ बहुत रेयर नहीं है, साल में 2-3 केसेस आ जाते हैं कि जो मेन एयोटा है उसके अंदर में छेद हो जाता है, जो मेन आर्टरी है, और उससे ब्लड जो है लीक करके कहीं और जा रहा होता है, एक्वायर्ड होता है, फिर उसका इलाज किया जाता है, चाहे ओपन हार्ट हो चाहे परक्यूटेनियस लीवर एनीमिया वगैरह। तो सर अगर मान लेते हैं साइनस ऑफ वाल्सलावा एनुरिज्म रप्चर हो जाए तो क्या बिना ओपन हार्ट सर्जरी के? डेफिनेटली डिपेंड करता है कि कितना बड़ा नहीं है। नहीं पॉसिबल है, डिपेंड्स कि रप्चर कितना बड़ा है, कैसा है, उसको देखने की आवश्यकता होती है। कई रिपेयर्स ओपन हार्ट से ठीक होते हैं, कई रिपेयर्स जो होते हैं नसों के अंदर, आर्टरीज के अंदर से परक्यूटेनियसली ठीक हो जाते हैं। जैसे एंजियोप्लास्टी की जाती है उसी तरह से उसको भी ठीक किया जाता है। सर रिसेंटली 2022-23 के टाइम एक जीनो ट्रांसप्लांटेशन के नाम काफी ज्यादा सुनने को मिला था कि मैंने तो मिला ही सर ये जीनो ट्रांसप्लांटेशन होता क्या?
ये हमारा जो ट्रांसप्लांटेशन प्रोग्राम है हार्ट का है, जो हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जब से आप जन्म लेते हैं तब से लेके मरने तक उसको चलना है, वो रुक नहीं सकता है बीच में, वो रुका तो आपकी जान चली जाती है। तो रिप्लेस करने का टाइम नहीं देता है जल्दी। बाकी ऑर्गन्स है जैसे किडनी है या लिवर है, इन सब के लिए हमारे पास साधन है, हम अलग अलग मशीन्स बन चुकी हैं जिसपे कुछ दिनों के लिए हम किडनी के फंक्शन को रख सकते हैं, बिना किडनी के भी काम चल जाएगा, कुछ दिनों के लिए बिना लिवर के भी काम चल जाएगा, इवन ब्रेन के लिए भी कुछ दिनों के लिए चल जाता है। हार्ट के साथ दिक्कत है कि हार्ट के लिए काम नहीं चलता है, जब से आप पैदा होते हैं तब से लेकर मरने तक उसका धड़कना जरूरी है। तो जब ट्रांसप्लांटेशन की बात होती है यानी अब सारा ट्रीटमेंट फेल कर चुका है, अब नए हार्ट लगाने की बात होती है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि नए हार्ट आएंगे कहाँ से? जो व्यक्ति जीवित है उसी का दिल धड़क रहा, उसका तो निकाल नहीं सकते हम। सही बात है। नए ऑर्गन्स हमें मिलेंगे कहाँ से? मान लीजिए किडनी है, किसी के पास 2 है तो एक निकाल लेते हैं, उसको लगाया जाता है, या लिवर का एक टुकड़ा निकाल लिया जाता है, उसको लगाया जाता है। हार्ट के साथ ये दिक्कत है कि आप लाएंगे कहाँ से? सही बात तो इसीलिए जीनो ट्रांसप्लांटेशन का अब रोल आ रहा है कि दूसरे जो जीव हैं जैसे पिग्स हैं उनके ऑर्गन्स को मॉडिफाई किया जाए ह्यूमंस के लिए। और इसमें एक सक्सेसफुल पोर्साइन ट्रांसप्लांट भी किया गया था, पिग के हार्ट को ह्यूमन में ट्रांसप्लांट किया गया था, which was सक्सेसफुल इनिशियली। ये भी आने वाले समय की चीज है कि जब एक बार हम ऑर्गन्स मैन्युफैक्चर करने लग जाए तो हमारे लिए इलाज बहुत चेंज होगा कि किसी का हार्ट पूरी तरह से खराब हुआ है तो आप हार्ट ट्रांसप्लांट कर पाएंगे। अभी हमारा लिमिटेशन है कि हमारे पास हार्ट्स होते नहीं, तो नंबर ऑफ हार्ट ट्रांसप्लांट्स बहुत कम होते हैं, वेरी लेस। और ग्रेजुअली बीमारियां तो हार्ट की बढ़ेंगी ही, तो रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी। तो मे बी जीनो ट्रांसप्लांटेशन इज द वे टू गो फॉरवर्ड, उसी से हमारी रिक्वायरमेंट मीट होगी। तो सर इसमें पिग जैसे जानवर का ही हार्ट क्यों यूज किया गया? पिग जो होता है वो जेनेटिकली जो सरफेस एंटीजेंस होते हैं वो थोड़ा क्लोज है हमसे, कि उसमें रिएक्शन नहीं होता है। पिग के और मंकीज के जो ऑर्गन्स होते हैं वो थोड़े कंपैटिबल होते हैं ह्यूमन बॉडी से, इसलिए और भी कई सारे जानवरों का यूज ट्रायल तो हर किसी का किया जाता है, बट आप मान के चलो कि इन्हीं दोनों में से किसी का करना है। किसका? पिग से या प्राइमेट्स यानी मंकीज के अलग अलग स्पीशीज। ओके, जेनेटिकली वी आर क्लोज टू क्लोज टू ईच अदर। सर जून 2023 का एक आपका एक अमेरिकन जर्नल ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज में आपका आर्टिकल निकला हुआ था जिसमें पल्मोनरी वॉल्व स्टेनोसिस के बारे में मेंशन किया था। ये क्या हार्ट की कंडीशन थी? ये लास्ट एस्पेक्ट है, ये कंजेनिटल हार्ट डिजीज यानी जन्मजात जो हार्ट की बीमारियां होती हैं। जन्मजात या तो छेद होते हैं या वाल्व की दिक्कतें होती हैं। तो इसको डायग्नोज करने के लिए जरूरी क्या है कि हर बच्चे का इको होना, हर बच्चे का इको होना चाहिए, इकोकार्डियोग्राफी हर बच्चे का होना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज एज, इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज बर्थ। कहीं पे भी जन्म हुआ हो, कुछ भी एज हो, इको तो होना ही होना है। तो ये हमारे गवर्नमेंट के भी प्लान में आना चाहिए इन फ्यूचर, और डॉक्टरों को भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, पीडियाट्रिशियंस को खास के, कि कोई नॉर्मल से दिखने वाला बच्चा भी हो सकता है अंदर में हार्ट की बीमारी लेके, जैसे पल्मोनरी स्टेनोसिस है, वो बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं जब तक कि बड़े नहीं हो जाते हैं। तो हर बच्चे का पैदा होते के साथ इको होना चाहिए। और बड़े कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वहाँ ये चीज नॉर्म है, हर बच्चे का इकोकार्डियोग्राफी किया ही जाता है। ग्रेजुअली हिंदुस्तान में भी ये चीज फैलनी चाहिए कि हर बच्चे का हम इको करे, ताकि इस तरह की बीमारियां पकड़ सके जल्दी और इलाज कर सके। सो अगर कोई बच्चा हो रहा है तो उसका कितने टाइम बाद इको कराना चाहिए? एज अर्ली एज पॉसिबल। बाहर में तो ऐसा होता है कि आज बच्चा हुआ कल इको हो जाएगा उसका। कि मान लीजिए आप नहीं भी करा पाए तो कभी तो करा ले, साल का हो गया, 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, आप कराएं, बीमारी होगी तो पता तो चली जाएगी। जितना पहले पता चलेगा उतना जल्दी प्रिवेंशन होगा। कायदे से बर्थ के समय इको हो जाना चाहिए, बट हमारी लिमिटेशन से हेल्थ केयर की हर जगह इको की सुविधा उपलब्ध नहीं और है। लोगों को ये नॉलेज भी नहीं है। लोगों को क्या, डॉक्टरों को भी इस चीज का बहुत ज्ञान नहीं होगा या प्रैक्टिस में इनकलकेट नहीं किया है अभी तक। खास कर पीडियाट्रिशियंस को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर बच्चे को आप इकोकार्डियोग्राफी जरूर करें। उसके सामने उसका पूरा जीवन पड़ा हुआ है, तो उसको स्क्रीन तो होना ही चाहिए। सर इस कंडीशन के सिम्टम्स क्या होते हैं? जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है बच्चों वाले, जी, यूजुअली थकान होना, सांस फूलना, चेहरे में नीलापन आ जाना, जुबान नीली हो जाना, बेहोशी हो जाना, जुबान नीली हो जाती है। तो ये कॉमन चीजें हैं। और फिर जनरलाइज नहीं करेंगे क्योंकि जुबान नीली होने के बहुत सारे और भी कारण होते हैं, बट इन जनरल थकान होना, सांस फूलना, जुबान नीली होना, बेहोशी होना, ये सब हार्ट की बीमारियों के लक्षण हो सकते हैं बच्चों में। तो उसके लिए दिखा लेना चाहिए। बड़ों में सर ये जो बीमारियां बच्चों में होती है, ये बीमारियां बड़ों में नहीं होती हैं यूजुअली।
बड़ों में अलग तरह की बीमारियां होती है, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज हुआ, वाल्व लीकेजेस हो गए या कार्डियोमायोपैथी से। सर, अगर कोविड-19 पेंडेमिक और पोस्ट कोविड सिंड्रोम का लॉन्ग टर्म इफेक्ट पेशेंट पर अभी आपको कैसा दिख रहा है? चलिए देखिए, इजी वे आउट है कहना कि भाई कोविड हुआ इसलिए सब कुछ हो गया। मॉडर्न लाइफस्टाइल इतनी गड़बड़ हो गई है और स्ट्रेस इतना बढ़ गया है सोसाइटी में सबको, इस वजह से शायद गड़बड़ियां ज्यादा हो रही है। ये कह देना कि शायद कोविड की वजह से है, देयर इज नो डेटा टू सजेस्ट, ना किसी रिसर्चर ने इस चीज को प्रमाणित किया है कि भाई कोविड की वजह से वो सब कुछ हुआ। ये मना भी नहीं कर सकता हूँ कि कोविड की वजह से कुछ नहीं हुआ, बट ये इजी वे आउट है कहना कि भाई नहीं, क्योंकि बीच में लोगों ने बोलना चालू किया कि जो वैक्सीन लगी है इस वजह से। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आपको कमी थोड़ी होगी, या आसान तरीका है बोलने का कि हमने वैक्सीन लगाई थी इसीलिए हो रहा है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट आप इस चीज को प्रूव करिए, अदरवाइज आप अननेसेसरी अज्ञानता फैला रहे हैं समाज में, एंटी वैक्सीन कर दे रहे हैं। और इस बात में पूरी सत्यता है कि वैक्सीन ने कई बीमारियां बचाई हैं, अच्छा, कई बीमारियों को हटाया है समाज से। जो पोलियो इतना कॉमन हुआ करता था, स्मॉल पॉक्स से जो इतनी जाने जाया करती थी, डिप्थीरिया जो इतना कॉमन हुआ करता था, वो हट गई है। तो ये कहते हैं ना कि वैक्सीन की वजह से हो गया है, ये थोड़ा प्रीमेच्योर है। सर, अगर हम लोग अगर देखा जाए तो हार्ट से रिलेटेड सिंटैक्स स्कोर, FFR और IVUS जैसे टूल्स के बारे में अक्सर सुनते हैं, तो ये टूल्स होते क्या हैं और इनका रोल क्या अलग अलग होता है? अभी हम जब इश्कीमिया ट्रायल डिस्कस कर रहे थे, इश्कीमिया ट्रायल की बात की, तो वैसे मरीज जहाँ क्लियर नहीं हो कि इसमें एंजियोप्लास्टी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उनके लिए इन तमाम तरह की जांचें बनाई गई हैं। ये एंजियोप्लास्टी करने के दौरान की जाती हैं, ये देखने के लिए कि रुकावट सही में उतनी ही है जितनी हमें एंजियोग्राफी में नज़र आ रही है और इसकी इलाज करने की ज़रूरत है या नहीं। तो ये एडवांस टूल्स हैं जो आपकी एंजियोप्लास्टी में मदद करते हैं और आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। तो सर, फ्यूचर में क्या ये टूल्स एंजियोग्राफी ओनली अप्रोच को कंप्लीट डेफिनेटली रिप्लेस कर पाएंगे? डेफिनेटली ओवरशैडो करेंगे। इवन एज ऑफ नाउ हमारे सेंटर्स पे भी एवरी अल्टरनेट केसेस में ये यूटिलाइज। मेरे ख्याल से ये सारे टूल्स 2008 से मार्केट में अवेलेबल है। अब ग्रेजुअली कॉस्ट डिक्लाइन कर रहा है, सस्ती होते चली जा रहे हैं, तो अवेलेबिलिटी अभी अप्रोक्सीमेट इनकी क्या कॉस्ट होगी सर? इट इज वेरी अफोर्डेबल, वेरी अफोर्डेबल। जैसे आईवास कराने का हार्डली 40-50,000 लगता है। सर, फॉरेन हॉस्पिटल और इंडियन हॉस्पिटल में सर्जरी प्रैक्टिस का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? हर मेडिकल सिस्टम के अपने फायदे नुकसान है। जैसे आप ऐसा सोच रहे हैं कि फॉरेन मेडिकल सिस्टम में फायदा ही फायदा है, तो आप रह के आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, नुकसान भी है। वहाँ एक सिस्टमैटिक तरीके से काम होता है। जैसे आपको एक जनरल प्रैक्टिशनर से ही मिलना है, उस जनरल प्रैक्टिशनर ने अगर आपको रेफर किया कि अब आप एक कार्डियोलॉजिस्ट से दिखाएंगे, तभी आप एक कार्डियोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, वेट पीरियड होगा, अदरवाइज आप नहीं मिल सकते हैं। तो एक सही तरीका है, सिस्टमैटिक नेटवर्क है। मान लीजिए जनरल प्रैक्टिशनर से गलती हो गई, जनरल प्रैक्टिशनर ने सही से नहीं पकड़ा कि आपको ये दिक्कत है, तो हो सकता है आप नुकसान में आ जाए, क्योंकि आप एक कार्डियोलॉजिस्ट से मिल, क्योंकि उन्होंने रेफर ही नहीं किया तो आप जा ही नहीं सकते, जाके मिल भी नहीं सकते अनलेस कि एकदम ग्रॉस इमरजेंसी हो जाए। बट आप एडमिट हो गए सही तरीके से, तो जो उनका एक फाइननेस है, केयर करने का तरीका है, जो उनका नर्सिंग केयर है, जो एटिकेट्स है, एक्चुअल में मेडिसिन तो वही बन के आई है जो आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। दे आर द इनोवेटर्स, उन्होंने ही बनाया है, हम तो बस उसको फॉलो कर रहे हैं। तो डेफिनेटली सीखने लायक है। जिस हिसाब से वो केयर करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हैं और उसकी वजह से आउटकम में कितना फ़र्क आता है, कितना रिसर्च करते हैं, बारीकियों से नज़र रखते हैं हर चीज़ पे, हर डेटा कलेक्ट करते हैं, ये उनके पॉजिटिव्स हैं। हमारे यहाँ क्या है कि अवेलेबिलिटी बहुत है। आप आज चाहेंगे, आप कानपुर में घूम के 10 डॉक्टर से दिखा लेंगे, सब अवेलेबल होंगे आपके लिए। तो ईज ऑफ एक्सेस बहुत है हमारे यहाँ। वैरी करेगा कि आप पैसे वाले हैं थोड़े या नहीं भी हैं, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी बहुत इजीली अवेलेबल है। बिल्कुल सही। बट वो जो फाइननेस होना चाहिए वो अभी हमारे यहाँ डेवलप कर रहा है, उतना अभी आया नहीं है, जो बारीकियों पे भी नजर रखा जाए। और इसीलिए थोड़ी झल्लाहट हो जाती है मरीजों में कि उतना हमारा ख्याल नहीं रखा जा रहा है। ग्रेजुअली ये चीज बेटर होती चली जाएगी। सर, लोग अक्सर सोचते हैं कि रोबोटिक हार्ट सर्जरी में रोबोट खुद आकर सर्जरी करता है। रोबोटिक हार्ट सर्जरी अगर हार्ट की दिशा से देखा जाए तो अभी बहुत इम्प्लीमेंटेड नहीं है। अभी चाइना का एक मैंने बहुत थोड़े टाइम पहले मेरे ख्याल से देखा था कि वो एक डॉक्टर कहीं बैठे हुए हैं, वहीं से पूरा ऑर्गेनाइज कर रहे थे। इन फ्यूचर देयर विल बी ए स्कोप फॉर रोबोटिक सर्जरी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट जो क्रिटिकल डिसीजंस होते हैं, जब मान लीजिए पेशेंट क्रैश कर रहा है या कुछ अननोन कॉम्प्लिकेशंस हो गए, तो इट इज़ वेरी प्रीमेच्योर ये सोचना कि रोबोट सब कुछ हैंडल कर पाएगा।
बहुत समय लगेगा हमें उस स्टेज तक पहुंचने में। तो रोबोटिक सर्जरी इज ओनली एन अंडर ट्रायल चीज, अभी बातें चल रही हैं इसके ऊपर, अभी इम्प्लीमेंट होने में कई साल लगने हैं। सो मतलब लेकिन सर मुझे मैं पूछना चाहूंगा कि जो भी एआई आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इससे मेडिकल इंडस्ट्री बूम होगी या मतलब एज अ डॉक्टर, आप एज अ कार्डियोलॉजिस्ट, आपके लिए वो बेनिफिट ज्यादा होगा या एज सेम एज चलेगा? दोनों चीजें होंगी, डिपेंड करेगा कि आप उसको किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। मैं फर्क बताता हूँ। हमने जिस समय पढ़ाई की, उस समय किताबें पढ़ी जाती थी, बड़ी किताबें आती हैं, हैरिसन, डेविडसन, ये पढ़ी जाती थी। कई पन्ने पढ़ रहे हैं, पढ़ते 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 बोर होते होते आप सीखते हैं, समय देते हैं, क्लास में टीचिंग होती है या वार्ड्स में टीचिंग होती है, फिर आप एक डॉक्टर बनते हैं। अब मैं जब एआई को यूज करूंगा तो मुझे एआई से बेनिफिट मिलता है। मेरे पास एक बैकग्राउंड नॉलेज है, उस बैकग्राउंड नॉलेज को यूटिलाइज करके मैं एआई को यूटिलाइज करना चाह रहा हूँ, तो मुझे बेनिफिट मिल सकता है। पर आज के ज़माने में एजुकेट होने वाला कोई डॉक्टर अगर सिर्फ एआई से सारे काम करने लग जाए, पढ़ाई भी एआई से करेंगे, जो एमबीबीएस के होमवर्क है वो भी हम एआई से ही करेंगे, हर चीज़ पे एआई डिपेंडेंट हो जाए, तो उसका जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगा। और ये चीज़ एआई मॉडल्स भी प्रेडिक्ट कर रही हैं कि इंटेलेक्चुअल ग्रोथ जो होनी चाहिए वो एआई की वजह से कम हो जाएगी। तो एआई किस दिशा में बेनिफिट देगा, क्या नुकसान देगा, इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि हम उसको यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं। एआई शुड नॉट रिप्लेस एजुकेशन। एजुकेशन की अपनी जगह है, शिक्षा का अपना जगह है, उसमें एआई से हेल्प ले सकते हैं। पूरी शिक्षा एआई पे निर्भर एंड एआई ऑल्सो, जब तक हम प्रॉम्प्ट नहीं देंगे एआई वर्कआउट नहीं करता। और प्रॉम्प्ट आप तभी दे सकते हैं जब आपको उससे रिलेटेड एक हेल्दी इंफॉर्मेशंस होंगी। हमारे टीचर ने इसमें बहुत अच्छा कहा था कि जी, प्रोसेस इज लर्निंग, आंसर इज नॉट लर्निंग। राइट, एआई से आपको सीधे आंसर मिल जा रहा है, आपने खोजा नहीं, 2-3 किताबें नहीं पलटी। सच, पहले जब आप आंसर खोजते थे, 2-3 किताबें पलटते थे, तो आप और कुछ सीख लेते हैं साथ में। राइट, वो पता ही नहीं चलता है, वो एजुकेशन आप एआई से नहीं ले सकते हैं। कभी नहीं। तो आप एजुकेट होइए, अपना इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होने दीजिए, फिर आप एआई को इस्तेमाल करिए अपने बेनिफिट के लिए, तो दैट इज फाइन। लेकिन एआई शुड नॉट हिंडर योर एकेडमिक ग्रोथ। एआई आपके इंटेलेक्ट के डेवलपमेंट में हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए। कार्डियोलॉजी में कौन से टेस्ट डिवाइस या मेडिकल थेरेपीज अवेलेबल है जिसमें लंबे समय से ब्लॉक्ड आर्टरी को आइडेंटिफाई करके ट्रीटमेंट डिसाइड किया जा सकता है? एंजियोग्राफी या तो कन्वेंशनल तरीके से की जाती है या सीटी से भी की जाती है। तो सीटी एंजियोग्राफी नया तरीका है उसको देखने का। सीटी एंजियोग्राफी भी आप करवा सकते हैं जहां आपको लगे। सर, सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन मेरा है कि हार्ट को हेल्दी कैसे रखें? भाई अब 1 पॉइंट आंसर पूछेंगे तो प्रॉब्ली होगा कि डी स्ट्रेस होकर रहे, डी स्ट्रेस होकर रहे। देखो हार्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन है, जो पहले भी कहा कि जब से आप पैदा हुए हैं तब से लेके मरने तक उसको धड़कते रहना है। तो उसके उसका ऊपर काम चलते रहेगा। स्ट्रेस मत डालिए, जी, अननेसेसरी स्ट्रेस मत डालिए। उससे काम कराइए लेकिन उसके ऊपर अननेसेसरी स्ट्रेस मत डालिए। रातों की नींद ना खराब करें, काम में इतना ना बिजी हो जाए कि अपने लिए समय नहीं हो। बाहर निकले, जीव जंतुओं के पास रहें, नेचर के पास रहें, खाना पीना अच्छा रखें, स्वच्छ हवा लें, स्वच्छ पानी लें। जेनरिक बातें हैं, सबको पता है कैसे होगा, कर कोई नहीं पाता है। जब कर नहीं पाते हैं तो छोटे छोटे आंसर्स खोजने लगते हैं कि कुछ और कर लें, लेकिन कोई शॉर्टकट नहीं है हेल्दी रहने। रील की लाइफ नहीं है, नहीं, देयर इज नो शॉर्टकट टू हेल्थ। लॉन्ग प्रोसेस है। जब आप रहेंगे, डिसिप्लिन Continuous रहेंगे, growth। खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, जी। तभी आपके ऑर्गन्स भी सही रहेंगे। तो ये जरूरी है कि आप हर चीज पे ध्यान दें। सर, एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि मतलब मैं बहुत आजकल देखता हूँ कि लोग बीमार होते हैं, डॉक्टर के, या बीमार होते हैं या कहीं एक्सीडेंट हुआ या कोई कंडीशन खराब हुई, फिर डॉक्टर के पास गए और जिनसे इलाज की गुहार कर रहे होते हैं उन्हीं से झगड़ा कर रहे होते हैं, और या डॉक्टर से आदमी दूर भाग रहा होता है कहीं ना कहीं, कि उसके दिमाग में एक शैडो होता है कि हो सकता है कि थोड़ा सा खराब वर्ड हो, कि ये मुझे पैसा ऐंठने के चक्कर में उल्लू बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। और आजकल मतलब कई से न्यूज़ वगैरह भी आती है कि डॉक्टर झगड़ा कर रहे हैं, या तो इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे फील्ड में गंदगी नहीं होगी। डॉक्टर्स भी आपके उसी सोसाइटी से आ रहे हैं जिसमें आप बैठे हैं जी। तो ऐसा नहीं होगा कि करप्ट डॉक्टर्स नहीं होंगे या अनएथिकल डॉक्टर्स नहीं होंगे, डेफिनेटली होंगे। लेकिन इस पूरे हेल्थ केयर सिस्टम में जहाँ बहुत कुछ लोग हैं, फार्मासिस्ट हैं, नर्सेस हैं, हेल्थ मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री है, फार्मा कंपनीज हैं, एक छोटा सिस्टम तो है नहीं, बड़ा सा सिस्टम है पूरा। और ये पूरा सिस्टम बना है मरीज के हित के लिए। जब मरीज का जो बेनिफिट आना है वो अंत में सिर्फ डॉक्टर्स तक ही लिमिट है।
अगर कुछ गड़बड़ होती है तो वो मरीज सिर्फ डॉक्टर को ही पकड़ता है, वो फार्मा कंपनी वाले को थोड़ी पकड़ने जा रहा है। बिल्कुल नहीं पकड़ता है। ना वो फार्मासिस्ट को पकड़ रहा है, ना वो नर्स को पकड़ रहा है, ना हेल्थ मिनिस्टर को पकड़ रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो रिश्ता है वो बड़ा क्लोज भी है और अनोखा भी है आपके डॉक्टर के साथ। बिल्कुल सही बात तो है। ट्रस्ट होना जरूरी होता है। डॉक्टर को भी मरीज के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, मरीज को भी डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, और दोनों का एक दूसरे से फायदा होगा। मरीज को भी का जो बेनिफिट है वो सिर्फ एक डॉक्टर ही सोच सकता है, बाकी किसी को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है। किसी फार्मास्यूटिकल वाले को थोड़ी कोई फर्क पड़ना है अगर मरीज का कुछ नुकसान हो जाए, उस डॉक्टर की प्रैक्टिस पे फर्क पड़ना है, डॉक्टर पे फर्क पड़ना है। तो एक चीज बड़े क्लियर है कि डॉक्टर कभी भी आप किसी भी मरीज का अहित नहीं चाहता है, उससे उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, उसका नुकसान होगा, उसका नाम खराब होना है, उसकी प्रैक्टिस खराब होनी है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी है। वो क्यों आपका अहित करेगा? हो सकता है कि उसका जो इलाज करने का तरीका है वो आपको अच्छा नहीं लगे, तो आपके पास ऑप्शंस की कमी थोड़ी है। कितने डॉक्टर पैदा हो रहे हैं, डॉक्टर बदल लीजिए। अस्पताल नहीं अच्छा लग रहा है, अस्पताल बदल लीजिए। आपने सर एक लाइन बोली कि बहुत सारे डॉक्टर पैदा हो रहे हैं। सर मैं कहूँ आजकल बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस के बच्चे निकल कर आ रहे हैं, MBBS वगैरह, एंड बहुत सारे बच्चे निकल कर आ रहे हैं, उनके पास डिग्री है, सर्टिफिकेशंस हैं। नॉर्मल जनता को पता ही नहीं होता है कि ये बंदा जो एज अ डॉक्टर बन के डिजिग्नेशन पर जो पोजीशन पर बैठा है उसके पास 10% भी नॉलेज है। डेफिनेटली ये इसके लिए सर क्या मतलब, आप एक डॉक्टर हैं सर, किसी बंदे से मान लिया कि आपको कोई एक ऐसी दिक्कत होती है और आप किसी के पास जाते हैं, तो आप तो पता कर लोगे 4 चीजें पूछ के कि हाँ भाई तुझे ABCD आती कि नहीं आती। एक मेरे जैसा या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक भी पॉइंट सोर्स मेडिकल इंडस्ट्री से नहीं है, और उसके साथ फिर तो सर खिलवाड़ी होगा सर। डेफिनेटली। और जिस तरीके से आपने बोला सर कि पैदा हो रहे हैं, तो सर पैदा ही हो रहे हैं वो सर, बिल्कुल MBBS निकल रहे हैं, मल्टीपल डिग्रीज आजकल में, उसमें बोलने की जरूरत ही नहीं है। ये बात मुझसे बेहतर आप तो जानते होंगे। तो ये आपको नहीं लगता सर ये बहुत ज्यादा बड़े तरीके से वार्निंग है, एक तरीके से बोल सकते हैं बहुत ज्यादा स्कैम चल रहा है मार्केट में? प्रॉबेबली। अब देखिए, आप ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। आप पुराने के समय में जो इंडियन डॉक्टर्स रहे हैं, क्योंकि लिमिटेड क्वांटिटी रहती थी तो एक मिनिमम क्वालिटी वो मेंटेन कर लेते थे, इन स्पाइट ऑफ द ट्रेनिंग शॉर्टकमिंग्स। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी शॉर्टकमिंग्स रहती थी, लेकिन एक क्वालिटी मेंटेन हो जाती थी क्योंकि नंबर ऑफ ट्रेनीज कम रहते थे। ऑल ऑफ अ सडन अब चूंकि पॉलिसी ऐसी है कि वी हैव टू क्रिएट अ लार्ज पूल ऑफ डॉक्टर्स, तो इनमें क्वालिटी मेंटेन करना जो है वो थोड़ा सा अभी टफ है। सर इसी तरह तो पहले झोला छाप डॉक्टर हुआ करते थे, तो आज क्या उनको बोला जाए डिग्री वाले डॉक्टर हैं, बट दोनों सेम हो गए सर फिर तो? अगर सर एट द एंड, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो खराब है, मैं बस ये कह रहा हूं कि सर अगर आप थोड़ा सा अगर निकल के देखते हैं, पहले बोला जाता था भैया वहां झोला छाप डॉक्टर है, जिनको थोड़ा गलत तरीके से देखा जाता था। थोड़ा मेडिकल सिस्टम में होने के बाद पता चलता है कि आजकल उसी तरह से डिग्री वाले डॉक्टर्स। नहीं, इसमें एग्री करता हूँ कि क्वालिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसके लिए इसकी क्वालिटी को गिराना नहीं है, MBBS की क्वालिटी को मेंटेन करना है, और ये काम एक कॉमन सिटीजन नहीं कर सकता है। ये काम NMC को देखना है, जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है, उसको देखना है कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। सर डॉक्टर्स तो भी हैं, मतलब मैं डॉक्टर्स को तो नहीं कहना चाहिए, नर्सेज। अभी मैंने रिसेंटली एक इंटरव्यू किया था, सो उसमें कृष्णा ग्रुप के एक प्लेसमेंट के टीचर थे, प्रोफेसर से, तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा एक बात है 50% सर, 50% जो कॉलेजेस हैं उनके जो वह मतलब कॉलेज बस एग्जिस्ट कर रहे हैं, वहां से बच्चा जिस तरह चूजे निकलते हैं उस तरीके से विद डिग्री निकल रहा है। और उस बच्चे को अगर तो क्या मैं बोलूं, इंजेक्शन में अगर निडिल तक लगानी हो तो उसको नहीं आती है, और उस आदमी के सामने अगर कोई पेशेंट पड़ा गया तो मुझे लगता है वो ऊपर वाले के पास सबसे ज्यादा लिमिटेड टू नर्सिंग, मतलब मेडिसिन जनरली पूरे इंडिया में तो अलग अलग एजुकेशन सिस्टम्स चल रहे हैं। एक आपका फॉर्मल एजुकेशन है जहाँ डिग्रियां मिल रही हैं आपको, हाँ। और एक पैरेलल आपने एजुकेशन सिस्टम बना रखा है जिसको कोचिंग एजुकेशन समझते हैं। बिल्कुल। तो नर्सिंग में भी प्रॉब्लली यही चल रहा है कि आप डिग्री तो यहाँ से ले रहे हैं सर, डॉक्टर ने तो आप गए, आपने ऑर्डर डाल दिया, अब आप सर जाके इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, इतना टाइम ही नहीं, अगर एक इंजेक्शन लगाएंगे तो 100 निपट जाएंगे। तो उनको मैनेज करने के लिए नर्सेज उनसे ज्यादा वो, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम
नहीं नहीं, दिस इज अ डेफिनेट प्रॉब्लम। और चाहे एनएमसी हो, चाहे नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया हो, उनको इन चीज़ों पे बिल्कुल मिलिट्री तरीके से देखना चाहिए कि क्वालिटी आप मेंटेन करें। चाहे तो एग्जिट एग्जाम्स लगाइए, जो भी करिए, क्योंकि इन द एंड अब जनरल पॉपुलेशन के हेल्थ का सवाल है। हाँ क्वालिटी तो आपको लानी पड़ेगी, क्वालिटी लानी पड़ेगी। आप नीट का स्कोर घटा के 0 नहीं कर सकते कि आप 0 मार्क्स पे भी डॉक्टर बन गए, फिर उसके लिए बढ़ा ही इच्छा रहे, करते हैं। राइट। तो एनएमसी को इस चीज पे बहुत ध्यान देना चाहिए। तो सर लास्ट में मुझे क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए, जितनी देर हमने आपका समय लिया उसके लिए लास्ट में हम लोगों को जाते जाते क्या कुछ। सक्सेसफुल लाइफ जिसको आप कहते हैं, या एक हेल्दी लाइफ जो है, जी हैप्पीनेस मिलती है। तो आपको जिस चीज में खुशी मिलती है आप उन चीजों को करें। किसी को परिवार में खुशी मिलती है, जी किसी को घूम के खुशी मिलती है, जी किसी को सो के खुशी मिलती है। तो जो भी आपकी खुशियां में, उन पे ध्यान रखिए कि आपको किस चीज में खुशी मिल रही है, हैप्पीनेस कहाँ है आपका, और उसके लिए किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज मत करिए। एवरीथिंग कम्स आफ्टर दैट। आप हैप्पी है तभी आप काम अच्छा कर सकते हैं, तभी आप स्वस्थ रहेंगे, तभी आप ठीक से सोएंगे। किसी वजह से ट्रबल्ड हो रहे हैं तो वहां से निकल जाइए। जरूरी नहीं है कि एक ही काम करना है आदमी को। काम नहीं पसंद आ रहा है, दूसरा मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक। उसके चक्कर में स्ट्रेसफुल होके अपना हेल्थ नहीं खराब करना है। ये घर अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं और चले जाएंगे। यहाँ नींद नहीं अच्छी आ रही है, यहाँ की हवा नहीं अच्छी लग रही है, कहीं और जाए। इट्स टू मच टू आस्क, लेकिन तरीका यही है कि आप अपने हैप्पीनेस पे ध्यान रखिए। जब आप हैप्पी रहते हैं तभी आपका हार्ट भी हैप्पी रहता है, एंड ओनली अ हैप्पी हार्ट लीड्स टू अ हैप्पी हेल्थ। ठीक है, बढ़िया सर, थैंक यू।